स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। लगातार 7वें दिन तेजी बन रही है और बड़ी तेजी आपको इस समय स्क्रीन पर बनती हुई दिख रही है। बैंक्स जो 2 दिनों से कंसोलिडेशन में गए थे, अब आपको एक बढ़िया रिबाउंड दिखा रहे हैं। जबरदस्त उछाल आया है और बैंक्स के उछाल से निफ्टी में भी बड़ा एक्शन बन रहा है। साथ ही आपको सहारा निफ्टी में ऑटो स्टॉक्स का मिल रहा है, जहां पर बड़ी तेजी आ रही है। मेटल स्टॉक्स में आज एक रिबाउंड आते हुए दिखा है। आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि मॉनसून आपके लिए नॉर्मल रहने वाला है, वहां से बाजार को एक और नया सहारा मिला है। ओवरऑल एक महीने की ऊंचाई 17,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी। तो क्या 7वें दिन बढ़त के साथ बाजार बंद भी होंगे? आखिरी 1.5 घंटे में कहां दिखेगा आपको एक्शन, इस पर करेंगे चर्चा। आइए इस समय की सबसे बड़ी बातें क्या है पहले ये जान लेते हैं। 7वें दिन तेजी है, 17,700 के ऊपर निफ्टी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बैंक्स का और ज्यादा सहारा बन रहा है। अब 550 अंकों की तेजी, 550 अंकों की तेजी आपको बैंक निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। 41,350 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी आते हुए दिखा है। बैंक्स के अलावा बाकी एनबीएफसीज में अच्छी खरीदारी है। मेटल शेयर्स में भी आपको बड़ा उछाल आते हुए दिख रहा है। साथ ही एफएमसीजी, एनर्जी, ऑटो और स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स, यहां पर भी खरीदारी है। तो ओवरऑल बाजार की ब्रेथ बहुत शानदार है। लगभग सभी सेक्टर्स की तरफ से आपको बढ़िया पार्टिसिपेशन दिख रहा है। सिर्फ एक आईटी है जहां पर थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है। कल टीसीएस के नंबर्स आएंगे, आईटी अर्निंग्स ऑफिशियली शुरू हो जाएंगी, उससे पहले थोड़ा आपको यहां पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। रियल एस्टेट कल बड़ी तेजी के बाद आज थोड़ी यहां पर मुनाफा वसूली और फार्मा भी हल्का दबाव दिखा रहा है। बट अदरवाइज बाजार का स्ट्रेंथ और ब्रेथ काफी मजबूत है। ग्लोबल बाजार सपाट एकदम, डाउ फ्यूचर सुबह से ही यूरोप के बाजार में भी आपको अच्छी तेजी दिख रही है। तो ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सहारा है। हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स काफी मजबूत रहे हैं। एफआईज की तरफ से लगातार खरीदारी आ रही है और एक महीने की ऊंचाई पर बाजार में है कारोबार। तो आपको क्या करना है, आइए इसी पर करते हैं चर्चा। अनिल जी भी हैं हमारे साथ तैयार। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। नहीं, वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। आज तो वेरी वाला है। बहुत बढ़िया सर। देखो, कल जितना नुकसान नहीं किया उससे ज्यादा बैंक निफ्टी आज बढ़ गया। कल क्या कल नहीं, मतलब क्रेडिट पॉलिसी पिछले गुरुवार उस दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी। कल के हाई के ऊपर, मतलब बच्चे की जान लोगे और क्या चाहिए। क्या मतलब आज ही लाइफटाइम हाई बन जाए? ऐसा नहीं हो सकता ना। स्पीड भी तो जितनी तो देखो, जितनी धीमी स्पीड से बढ़ेगा उतने गिरने की रिस्क भी कम हो जाती है। यस सर। और गिरने की रिस्क कम नहीं हो, खत्म नहीं भी हो, तो गिरने की स्पीड भी धीमी रहती है। बिल्कुल। तो ये बढ़िया स्पीड है। हर एक लेवल पे खरीदने और बेचने का कॉन्फिडेंस, पेशेंस, कन्विक्शन, भरोसा जिसका है वो टेस्ट हो रहा है। 17,700 के नीचे आते लोगों को लगा अरे बेचो 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 बेचो, ये तो टॉप हो गया। 700 के ऊपर आते लोगों को लगता है ये तो 17,800 भी पार करेगा। सो दोनों तरफ के जो मजबूत भरोसे वाले हैं उनके लिए तो ठीक है, और जो कमजोर भरोसे वाले हैं उनके दोनों तरफ स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं। सो ये वो लेवल है 17,700 17,800 जिसे पार करेंगे, लेकिन वक्त लगेगा, मुश्किल होगी। सो जिन लोगों को छोटी मोटी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बुक करना है वो 750 800 के आसपास, जो आज का हाई भी मेरे ख्याल से वही होना चाहिए। जी हाँ, 17,748। सो एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास। कल 17,700 पे रुकना था, वहीं रुका। आज 17,750 800 पे रुकना था, वहीं रुका। 17,650 के आसपास खरीदना था, आज का लो 17,655 है। अब मतलब इससे ज्यादा इतना आज्ञाकारी तो कोई आपके घर में आपके बेटर हाफ नहीं होंगे, आपके बच्चे नहीं होंगे, आपके माँ बाप नहीं होंगे, और ऑफिस में आपके कलीग्स नहीं होंगे। कलीग्स में दोनों आ जाते हैं, बॉस भी और नीचे वाले भी, है ना। जितना कि निफ्टी है जी उसी लेवल पे रुक रहा है। हाँ, जहाँ इसको रुकना है उसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है जहाँ इस पे लेना है। एकदम परफेक्ट है। सेम बैंक निफ्टी का वही हाल है। 41,000 40,990 आज का लो है। 41,000 41,075 खरीदारी की रेंज है। ऊपर में 41,375 से 41,500 की रेंज में आपको बेचना। आज का हाई भी 41,381 है। सो बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है दीप, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ ट्रेड कर पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाए तो बाय ऑन डिप्स एक ही तरफ का इरादा रखे। पहले सपोर्ट लेवल से खरीदना है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर ज्यादा खरीदना है। इस स्ट्रेटेजी के साथ बचा हुआ समय निकालना है। कैसा है डाउ फ्यूचर, देखा नहीं? फ्लैट एकदम सर, 20-25 पॉइंट नीचे। तो डाउ फ्यूचर्स आपको कुछ खास दिखा नहीं रहा। आज वैसे भी अमेरिका में ज्यादा कुछ खास ऐसा है नहीं। कल अमेरिका में आएंगे महंगाई के आंकड़े, तो कल का सेशन वहां इंपॉर्टेंट होगा, हमारे यहाँ परसों का। और आज कल में अगर कोई एक आध चीज जो बाजार को डिस्टर्ब कर सकती है, अगर कर सकती तो करेगी नहीं बोलो, कर सकती तो कोई
ये चाइना ताइवान वाले मैटर पे एक आंख खुली रखनी है, दोनों नहीं, इतना बड़ा नहीं है कि दोनों रखें, एक खुली रखिए, नजर रखिए कि भाई हाँ कुछ हो तो नहीं रहा, और वैसे भी कौन सा खुली रख के भी क्या कर लेंगे, होगा तो कौन सा अपने को नोटिस दे के आएगा कि कुछ हो रहा है। करेक्ट। सो बस वही एक रिस्क है जो थोड़ी सी मार्केट में आप मान के चल सकते हैं। इसके अलावा मार्केट एकदम परफेक्ट है, स्टेबल है, बढ़िया है। नीचे आए तो लेना ही लेना है। 17,600 650 आज अगर मिलेगा दिन में तो लेना है, 750 800 मिलेगा अगले 1.5 घंटे में तो प्रॉफिट बुक करना है। बैंक निफ्टी 41,075 41,150 की रेंज में आएगा तो वह लेना है, 41,500 41,675 की रेंज में आएगा तो वहां देना है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी रेंज चेंज की है, फिर से बोल देता हूँ, 41,075 41,150 इस रेंज में आएगा तो लेना है, 41,075 41,150 इस रेंज में लेना है। और बेचने की रेंज थोड़ी सी ऊपर की है, 41,500 से 41,675 इस रेंज में देना है। ठीक है, डन, गॉट इट। अब आपका ऑल ओवर टू यू। ठीक है सर, वैसे थोड़ी देर में आपसे स्ट्रैटेजी लेनी है, डेटा भी समझनी है, बट अनिल जी ने आपको लेवल्स बता दे कहाँ एंट्री करनी है और कहाँ आपको डेटा इसलिए चेंज कर डेटा थोड़े से शिफ्ट हुए हैं, बैंक निफ्टी के शिफ्ट हुए हैं। 41,000 पे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में था ना, वो 41,500 पे शिफ्ट हो गया, इसलिए मैंने रेंज ऊपर की आ गई है। समझ गया सर। चलिए, हमारी टीम भी है तैयार और जानते हैं उनसे खबरों वाले शेयर्स और साथ ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी। कुशल और अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में डेल्टा कॉप आज इसके नंबर्स पोस्ट मार्केट आते हुए दिखेंगे, साथ ही कल के दिन में आपको इंपॉर्टेंट जो नंबर्स हैं उसमें टीसीएस पोस्ट मार्केट नंबर्स उसके आएंगे, और साथ ही कैश सेगमेंट से आनंद राठी भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा। मार्च महीने का जो हमारा महंगाई आंकड़ा है वो आपके सामने आएगा, और फरवरी महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। नेस्ले यहाँ पर अंतरिम डिविडेंड पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। वर्धमान स्पेशल स्टील्स बोनस इशू के जरिए पूंजी जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई नजर आएगी। एवलॉन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के अलॉटमेंट है, और साथ ही इमामी का बायबैक की एक्स डेट भी कल के दिन में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब यहाँ पर सेकंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग को प्रिसाइड करते हुए दिखेंगे कल और 13 अप्रैल को। मार्च का सीपीआई आंकड़ा यूएस का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमारे सीपीआई आंकड़े के साथ साथ कल यूएस के सीपीआई आंकड़े भी शाम को आते हुए दिखेंगे, और फेड की जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स भी जारी होंगे। 13 अप्रैल इन्फोसिस अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा। उग्रो कैपिटल बोर्ड बैठक में क्यूआईपी इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। पीएनबी हाउसिंग, इसका राइट्स इशू खुलेगा, 27 अप्रैल तक इसका राइट्स इशू खुला रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया, इसका लॉक इन जो था वो प्री इशू इक्विटी का वो खत्म हो जाएगा, और साथ ही वित्त मंत्रालय ये मीटिंग करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स इनकी तरफ से निकाली गई थी उस पर क्या प्रोग्रेस है उस चीज को जानने के लिए। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज अंतरिम डिविडेंड इन्होंने दिया था, तो एक्स डेट इसकी है। साथ ही सोम डिस्टिलरीज, यहां पर भी इनकी राइट्स इशू की एक्स डेट 13 तारीख को होगी। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से फरवरी महीने का जीडीपी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा यूके का, यूरोप का फरवरी महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, और यूएस के लिहाज से मार्च महीने का जो पीपीआई है वो आपके सामने रखे जाएंगे। तो काफ़ी सारे ग्लोबल और लोकल इवेंट्स हैं। चलिए, ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ट्रिगर्स जो आने वाले हैं। डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी खबरें रही हैं आज। जी, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर जिसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कॉनकोर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि विनिवेश पर बनी जो कोर ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ की जो है बैठक होने वाली है। उसी के साथ साथ आप ध्यान रखिए, कोर ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ जो है वो 14 अप्रैल को बैठक करेंगे। कॉनकोर के ईओआई पर भी बैठक पे चर्चा की जाएगी, और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर नॉन कोर असेट को जो है लिस्ट करने पर भी विचार किया जाएगा। किर्लोस्कर फेरस की बात करें तो यहाँ पर ओलिवर इंजीनियरिंग जो कॉर्पोरेट डेटर हैं उनके लिए जो सबसे ज़्यादा जो है बोली लगाई है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर से बोली को मंजूरी मिलने बाकी है। उग्रो कैपिटल प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 240 करोड़ जुटाने को मंजूरी मिली है। आईएफयू के को जो है शेयर जारी करेंगे, और आईएफयू अगर आप बात करें तो इंडिपेंडेंट डेनमार्क गवर्नमेंट फंड है, वो जो है उनको शेयर जारी किए जाएंगे। उसी के साथ साथ आईएमडी ने जो मौसम के लिए जो है जानकारी जो है वो पूर्वानुमान दिया है। 2023 में मानसून जो है सामान्य रहने का अनुमान है। औसतन से अगर आप लगभग देखेंगे 96% के आसपास जो है बारिश रहने का अनुमान है, और अगस्त से सितंबर में एलनीनो का असर दिख सकता है। और कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें सागर सीमेंट लगभग 60 लाख शेयर्स जो कि 4.6% इक्विटी है। बैंक ऑफ बड़ौदा 14.4 लाख शेयर्स, कोटक बैंक 5 लाख शेयर्स, आईटीसी 12 लाख, पीबी फिनटेक 15 लाख, आईसीसीआई बैंक 20 लाख, नाइका 38 लाख, और डिलीवरी 1.14 करोड़ शेयर्स जो कि 1.6% इक्विटी है। ऐसे कई सौदे किए गए।
ओके, तो ये हैं ढेर सारी खबरें जिन पर रहेगा आज आपके लिए भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। पहले देख लेते हैं कौन कौन है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा सबसे पहले बिगुल किसके लिए बजाना है। ओके, बंसल जी आ चुके हैं, कुणाल जी हमेशा की तरह लेट हैं और हिमांशु जी भी एकदम टाइम से तैयार है, सुमित जी मुस्कुराते हुए। लेकिन चूंकि वागले साहब हैं पैनल पे, एक मिनट जी बंसल जी आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन बिगुल पहले वागले साहब के लिए बजेगा। जी बताएं। देखिए अनिल जी, कुणाल जी लेट नहीं, अनिल जी जी बिजनेस की बदौलत वो ट्रेनिंग दे रहे हैं अनिल जी जनता को, अपने नियर एंड डियर वंस को अनिल जी कॉलीफ्लावर काटने की अनिल जी। तो 10 मिनट में ज्वाइन करेंगे अनिल जी वो। अरे उसके लिए शाम का समय आपने बताया नहीं किस वक्त आप ट्रेनिंग लेते हैं और देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बंसल जी ने कुणाल जी को आधी इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तब तक आइए वागले साहब के लिए बिगुल वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, एक ऐसे स्टॉक में एक ऐसा पैटर्न मिला है जो एक हाई मोमेंटम स्टॉक है और जब ये मुंह देता है बहुत अच्छी मुंह देता है। काफी टाइम के बाद इसमें एक अच्छा पैटर्न मिला है। स्टॉक का नाम है नवीन फ्लोरिन। इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जिसको कहेंगे एक पैटर्न मिला है जो अगले 2 से 3 दिन में ये 4800 तक जा सकता है। अभी 4440-50 के आसपास है, यहाँ पर बाय करें। 4400 के नीचे 4390 का स्टॉप लॉस रखे, आपकी एक 40-45 रुपीस की रिस्क होगी। पोजिशनल टारगेट 1 से 2 दिन में भी 3 दिन 4800 का। आपको एक छोटा टारगेट भी देता हूँ, वो है 4590-4600। यहाँ से लगभग एक 3% की मूव आपको कल तक मिलनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए नवीन फ्लोरिन, जहां पर आपको रखनी है नजर। स्टॉक आपको एक्शन में दिख सकता है वागले साहब की तरफ से बिगुल। आई थिंक चार्ट कॉर्नर भी अगर बिगुल आ रहा है तो लेंगे राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से खैर नजर रखते हैं अगर वहां से भी आपके लिए कोई रिकमेंडेशन आए तो। बट केमिकल स्टॉक्स में एक्शन आया है, एग्रो केमिकल स्पेस में आपको बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इस पर रखिए नजर क्योंकि आईएमडी ने सामान्य मॉनसून का अनुमान भी जताया है। एक स्पाइक आया भी था 12:30 बजे आईएमडी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। चंबल फर्टिलाइजर उसमें एक अच्छी मूव दिखा रहा था। एमएनएम, बजाज ऑटो, टीवीएस यहाँ पर आपको मूव दिखी है, तो देखते हैं ये स्टॉक्स कैसा बिहेव करते हैं। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। बिकवाली का स्टॉक रडार पे आया है जो कि इस पूरी रिकवरी में बिल्कुल किसी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रहा है और एक ब्रेकडाउन की कगार पर है। स्टॉक है बाटा इंडिया, जहां पर मुझे लगता है कि काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन विजिबल है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये स्टॉक तोड़ने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। फ्यूचर के लेवल्स लगभग 1394-1395 रुपए के हैं, तो 1410 के स्टॉप लॉस के साथ बाटा में बिकवाली करके चलेंगे और मेरा ऐसा मानना है कि यहां से एक बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जो कि पोजिशनली पॉइंट से मेरा अगर ये कंफर्म होता है तो शायद 100 रुपए तक की भी गिरावट देखने को मिले। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से 1370 और 1360 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए बाटा के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। ओके, तो एक बाय कॉल और एक सेल कॉल शो की शुरुआत में। खरीदारी करनी है आपको नवीन फ्लोरिन में और बिकवाली करनी है बाटा में, ये आपके लिए राय आ रही है। चंबल फर्टिलाइजर, एक बार सुमित जी से इस पर भी राय ले ली जाए। सुमित जी, अच्छा स्पाइक आया चंबल फर्टिलाइजर, जरा चार्ट देखें सर। दिवांशु, चंबल फर्टिलाइजर के अंदर 280 का लेवल टूटने के बाद मोमेंटम और बढ़ेगा और फिर 290 से 295 रुपए तक का मूव चंबल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 274, 272 के आसपास का बनेगा, तो ये नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं और 280 का लेवल टूटने के बाद 290, 295 तक का मूव चंबल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर, जहां पर आपको रखनी है नजर। बजाज ऑटो, बढ़िया वाला स्पाइक इस काउंटर में आ रहा है। आज सुबह अनिल जी कह भी रहे थे ऑटो स्टॉक्स पर रखिए नजर। बजाज ऑटो रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था और स्टॉक में आपको एक बढ़िया मूव भी आई है। जय जाते जाते 4100 का कॉल भी खरीदवा गए थे। जहां तक बजाज ऑटो का सवाल है, स्टॉक भी आपको बढ़िया मोमेंटम में दिख रहा है। बंसल जी, एक बार जरा देखेंगे सर बजाज ऑटो, कोई राय इस चार्ट पर? अब 4150 का लेवल क्रॉस करते हुए दिख रहा है। दीपांशु, अगर हम चार्ट देखें तो बेहतरीन टेक्निकल चार्ट है। एक नॉन स्टॉप रैली स्टॉक में अगर आप देखें तो नॉन स्टॉप रैली फ्रॉम 3800 लेवल्स देखने को मिली है और अब चार्ट्स के ऊपर अगर आप देखें तो एक बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। आज के सत्र में इसने 4125 की एक नेकलाइन को भी तोड़ा है, तो जिन्होंने ले रखा है दीपांशु होल्ड करें। मुझे लगता है यहाँ पर 4320, 43
30 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। हल्की फुल्की करेक्शन अगर होती है स्टॉक में तो करेक्शन में खरीदारी की राय होगी। बिल्कुल, तो अगर हल्का फुल्का करेक्शन होता है तो उसमें खरीदारी की राय होगी, वरना अदरवाइज आप देख रहे हैं बड़ा एक्शन इस पर बना हुआ है। मारुति ये भी मोमेंटम में हमें दिखा है और सामान्य मॉनसून के बाद मारुति के स्टॉक में भी हमने थोड़ा एक्शन देखा भी था। आज पिक ऑफ द डे भी है हिमांशु, माफ कीजिए, आज ओपनिंग के बाद का बिगुल भी आया था हिमांशु जी की तरफ से। हिमांशु जी, कोई फ्रेश व्यू मारुति पर? 8,660 का आपका टारगेट था, वो पहला टारगेट तो आज के लिए हिट हो गया, अब क्या करना है इसमें? दीप, मुझे लगता है एक बड़ी करेक्शन स्टॉक ने ऑलरेडी देखी है और हमने देखा कि 8,200 के आसपास एक डबल बॉटम, पोटेंशियल डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी की न्यूज भी देखने को मिली थी और उसके भी काफी दिनों के बाद स्टॉक में मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नजर आया है। मेरा ऐसा मानना है कि इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस रहेगी लगभग 8,700 8,750 का जोन, जो कि शायद कल तक यहाँ पर टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और एक बार स्टॉक 8730 8750 के ऊपर होल्ड करना शुरू करता है तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में स्टॉक 9,000 के लिए चलने के लिए भी तैयार होगा। तो व्यू पॉजिटिव है, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल यहाँ पे बना रहा जा सकता है। मारुति पर रखिए नजर, बड़ा एक्शन इस पर हो रहा है। M&M ये भी एक और काउंटर है जहां पर आपको एक्शन दिख रहा है, उस पर भी मूव आई है। आइशर मोटर्स पर मूव आई है। एस्कॉर्ट्स पर भी आपको एक मूव आती हुई दिखी थी। इनफैक्ट एस्कॉर्ट्स पर भी एक स्पाइक आया था, M&M से ज्यादा स्पाइक एस्कॉर्ट्स के चार्ट पर आया था। वागले साहब, एक बार एस्कॉर्ट्स देखेंगे 1900 के पार जाने की तैयारी में। दीपांशु, उसको क्रॉस करने दो। 1912 1915 एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है, इनफैक्ट 1920 तक है। तो अगर ये 1920 निकाल देता है फिर ये सीधा 2050 तक 1 से 2 दिनों में 3 दिनों में जा सकता है। फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में रहूंगा। फिलहाल मैं हल्का सा पॉजिटिव हूँ, बट बहुत ज़्यादा मोमेंटम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 1920 के पार निकलने के बाद इसमें हम कॉल लेंगे। ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स पर राय आती है। सारे मॉनसून से जुड़े हुए जितने शेयर है आज बड़ा एक्शन उनमें होता हुआ दिख रहा है। अल नीनो का डर तो है लेकिन उतना बुरा हाल नहीं है जितना शायद लोग सोचे थे जी। कितना 96% बोल रहे हैं? 96% बोल रहे हैं, बॉर्डर पे। ठीक है, 6 साल। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि पानी के रिजर्व तो है ही है इसमें। ये पहले तो क्या होता था, 2 साल अच्छा मानसून आया, तीसरे में सूखा, तो अंदर भी पानी नहीं जमीन में, तो करोगी क्या? एग्जैक्टली। तो इस बार कम से कम ये है कि जमीन में थोड़ा पानी है और 5-6 साल से मानसून बहुत अच्छा है, तो इस बार थोड़ा सा मामला उतने टेंशन वाली बात नहीं, उतना बढ़िया मानसून नहीं है, इतना भी नहीं कि बहुत आप तनाव में आ जाए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग और बढ़िया बात बोली है, वो ये बोली कि भाई मानसून में बारिश कितनी होगी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किस समय कितनी बारिश होगी। बिल्कुल सर, वो भी इंपॉर्टेंट है कि मतलब एक से साथ शादी हो जाए 7 दिन में और बाकी 3 महीने हो ही ना, तो भी प्रॉब्लम है। तो उल्टा डबल नुकसान है। एग्जैक्टली। एक तो ज्यादा होगी उसका नुकसान, वो खराब करके जाएगा, और जो नहीं हुई टाइम से। तो इसलिए अगर मानसून पूरा वाइड स्प्रेड है, यानी कि समय पर थोड़ा 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 करके जब जब जिस समय में फसल के लिए जरूरत है उस समय आए तो चिंता नहीं है। लेकिन मानसून और साथ ही मार्केट का जो कनेक्शन है, अब आप कहेंगे कनेक्शन क्या? कनेक्शन तो सिंपल है, अच्छा मानसून यानी बाजार बढ़ेगा, खराब मानसून यानी बाजार घटेगा। इतना आसान भी नहीं है मार्केट और नहीं मानसून। दोनों की भविष्यवाणी करना उतना ही मुश्किल काम है। मानसून वालों को लगता है कि मार्केट की भविष्यवाणी करना मुश्किल काम है, मार्केट वालों को लगता है मानसून की करना मुश्किल काम है। लेकिन अगर मानसून खराब हो, अल नीनो जैसी सिचुएशन हो, तो उस समय बाजार का मूड माहौल कैसा रहता है और बाजार का चाल, बाजार की डायरेक्शन कैसी रहती है, इस पर हमने एक रिसर्च करने की कोशिश की है, डेटा निकालने की कोशिश की। तो ये सारी डेटा और डिटेल्स लेकर आपके साथ है इस वक्त नूपुर। नूपुर, बताइए क्या कनेक्शन है कमजोर मानसून और मार्केट का? कमजोर तो सर जब 77% का रेनफॉल होता है तो वो कमजोर। 77%? हाँ, 77 तो बहुत खराब हो गया मामला। देखा गया था 2002, तो मतलब 20 साल से ज्यादा हो गए हमने इतना गंदा मानसून नहीं देखा। टचवुड। ठीक है। और एल नीनो वही साल हुआ, तो कुछ डेटा पुल अप किया है मार्केट से रिलेटेड, तो उसमें मार्च से लेके सितंबर तक का, क्योंकि प्रेडिक्शन, हाँ, पूर्व अनुमान लगाते हैं एल नीनो आने वाला है, फिर रेनी सीजन होता है, तो बचे हुए 3 महीने अक्टूबर टू दिसंबर मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। तो मार्च से लेके सितंबर तक अगर मार्केट देखेंगे तो अंडर परफॉर्मेंस रहती है एल नीनो वाले ईयर्स में, और अक्टूबर से दिसंबर में देखा गया है कि थोड़ी आउट परफॉर्मेंस रहती है या बेटर परफॉर्म करता है कंपेयर टू मार्च से सितंबर। ओके, ऐसा डेटा पहले मतलब 6 महीने जो मार्च से अनुमान आना शुरू होता है, अप्रैल समझ लो अनुमान आ रहा है, मई से एंड से जून की शुरुआत से
बारिश शुरू हो जाती है। ये साल आपने जो लिखे हैं वो सारे जब कम मॉनसून वाले हैं? बिल्कुल सर, एल नीनो वाले साल है ये। इसमें इलेक्शन के जो साल थे वो हटा दिए क्योंकि वो एक्सेप्शनल ईयर्स होते हैं। क्योंकि चलो ये अच्छा काम किया आपने, एक्सेप्शन हटा के रूल की बात करें। हाँ, तो 2001 तो अच्छा, उस तीनों साल मॉनसून खराब था उस समय। हाँ सर। ओके, आगे तो पहले के 6 महीने में तो अंडर परफॉर्मेंस से नेगेटिव रिटर्न दिखेगा। 2000 में 26% का, 32%, 16%। लेकिन आखिरी के जो 3 महीने अक्टूबर से दिसंबर या तो 0% है, मतलब कोई नेगेटिव रिटर्न नहीं है, 1% है। इनफैक्ट 2001 में तो 16% का पॉजिटिव रिटर्न था, 2002 में 14% का। सबसे कम जब हुआ था 77% रेनफॉल जहाँ पे हुई थी तब 14% का था। और इनफैक्ट पिछले साल भी देखेंगे तो 11% के नेगेटिव के अगेंस्ट 0% हो गया था 2015 में। तो ट्रेंड ऐसा निकल के आता है कि मार्च से सितंबर तक बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन थोड़ी रिकवरी या बेटर परफॉर्मेंस अक्टूबर टू दिसंबर के महीने में आ जाता है। तो आखिरी के 3 महीने बेटर होते हैं एल निनो ईयर में। 2012, 2015, 2018 में भी मानसून सामान्य से कमजोर था। हाँ, मतलब सामान्य से कमजोर होते एल निनो मान लिया। एल निनो के लिए कोई विशेष योग्यता चाहिए मानसून को? नहीं, मतलब भाई कितना खराब हो तो एल निनो मानते हैं? 90 से कम होता है। 90 से कम? हाँ, बिलो बहुत ज्यादा। मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब 94, 95 हो गया तो एल निनो नहीं है। हाँ, मतलब ठीक है। हाँ, ठीक है, मतलब इतना 1-2% प्रभावी है, बट वैसा उसका इम्पैक्ट नहीं है। उसका हुआ कट ऑफ में एडमिशन मिला नहीं मिला वैसा वाला मामला है। तो अभी 2012, 2015, 2018 3 आप साल और रहा है। अच्छा, एक चीज बताओ, अभी तो कोई ऐसा तो नहीं कह रहा ना कि 90% से कम आएगी बारिश? नहीं, अभी तो सर ऐसा 96% आया ना अनुमान? ये अनुमान IMD का है। स्काईमेट भी अपना लाएगा। स्काईमेट कर लिया का आ गया। अच्छा, स्काईमेट का 94% है। 94 और 96% दोनों का, हाँ बराबर है। तो अब मतलब एवरेज 95% है। अगर 90 से नीचे रहा तो ही समस्या है। और उसमें समस्या में ये है कि ये 3 साल जो 2001-2 के तो छोड़ दो, 12, 15, 18 में मार्केट थोड़ा सा गिरा है, बहुत ज्यादा घटा नहीं है। एक मिनट वापस वही वाली लाओ स्क्रीन जरा। ये तो हमें पता है इस साल देश में सामान्य से कम बारिश। हाँ, निफ्टी की चार्ट ये 2012-15 में, उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर में भी खराब नहीं हुआ है मार्केट, रिटर्न नहीं दिए और मानसून कम ही रहा है। सो आप क्या ये कहना चाहती हैं कि अगर 90% से कम भी अगर बारिश आए, एल निनो भी हो जाए, तो बाजार में बहुत डरने की जरूरत है नहीं? बिल्कुल सर। क्या हम सही समझ रहे हैं? समझ सकते हैं। और अगर गिरे भी है तो आखिरी के 3 महीने में हम थोड़ा खुद को पुल अप कर ही लेते हैं मार्केट से। ओके, तो अगर इस साल कहीं ये संकेत आ जाए, अभी तक तो नहीं है, अगर ये संकेत आ जाए कि बारिश कम हो सकती है, 90% के नीचे मानसून आ सकता है, तो फिर उस समय अगले 6 महीनों में यानी कि सितंबर तक आपके लिए मौके खरीदारी के बनेंगे। क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर में बाजार की परफॉर्मेंस फिर से आ जाती, अगर ऐसा हो, वो भी तब जब 90% के नीचे। 90% के ऊपर है तो वो कोई इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। टेक अवे क्लियर है? क्लियर है, चलो समझ गए। तो बहुत बढ़िया। चोपड़ा साहब आगे कि नहीं आए? आना बाकी 2-20 ही अभी तक नहीं आए होंगे। तो चोपड़ा साहब आगे होते तो हम उनसे राय लेते हैं। लेकिन अगर मानसून के इस कोरिलेशन को लेकर, एल निनो को लेकर किसी की कोई विशेष टिप्पणी है तो मुझे बता सकता है, नहीं तो फिर हम स्टॉक्स पे कुछ आगे बढ़ेंगे। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर मानसून खराब भी होता है तो बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं। और स्पेशली जब 5-6 साल, 2018 के बाद 5 साल हो गए ना, 19, 20, 21, 22, 4 साल, 23 तो अभी है, 4 साल तो बहुत अच्छा मानसून हुआ ही है पिछले 4 साल से। तो 4 साल से है तो पानी के रिजर्व भी अच्छे हैं। अच्छा, चोपड़ा साहब आ गए हमारे साथ में हैं। चोपड़ा साहब जरा इस पर अपनी राय दीजिए। जो ये खबर आई है कि भाई 94 से 96% की रेंज में मानसून रह सकता है, आज IMD का भी आ गया अनुमान। 90% से नीचे जब होता है तब एल निनो का डर होता है। एक तो ये एल निनो सीख गए, इसी बार एल निनो, अभी जब एल निनो से इतना दूर है 6-8%, ये एक मिनट, ये एल निनो आया कहाँ से? ये नुपुर जब इतना दूर है 90% के, मैं तो पहले ही सोचा कहीं 95 के नीचे तो एल निनो नहीं है, 90 के नीचे होता है ना एल निनो। नहीं, एल निनो क्या होता है ना सर, इम्पैक्ट तो उसका होता है, लेकिन उससे कितनी कम बारिश हुई वो अलग बात है। होता तो एल निनो वेदर फिनोमेना है। अच्छा, वो तो आएगा ही आएगा। हाँ, अच्छा, पहले से मान, अच्छा ठीक है, वो तो आएगा, मान लीजिए बस। ठीक है। अच्छा बताएं सर कि ये अगर गलती से मानसून 2-4% कम ज्यादा आए तो कितना डरना है? देखिए क्या होता है अनिल जी, हमारा जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसका एक काफ़ी बड़ा तबका खेती किसानी से चलता है, एग्री से चलता है और एग्री बेस्ड है।
हमारे आज भी किसान हैं जहाँ पर पूरी तरीके से वाटर लिंकेज नहीं है, वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है और उनको ज़मीन ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करना पड़ता है और ग्राउंड वाटर जो है वो बारिश से ही रिचार्ज होता है। कई कई जगहों पर नदियाँ नहीं हैं तो ग्राउंड वाटर काफ़ी नीचे है। तो जब मानसून थोड़ा सा डिले हो जाता है या कम प्रतिशत हो जाती है बारिश की, तो ग्राउंड वाटर बहुत नीचे गिर जाता है, तो पूरी तरीके से सिंचाई नहीं हो पाती। तो इसके लिए थोड़ा सा जो किसान हैं वो डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप है वो बढ़ जाता है, क्योंकि डीजल लगता है, आपको मोटर्स लगानी पड़ेंगी, पानी नीचे से खींचना पड़ेगा, ज़्यादा पानी खींचना पड़ेगा। नेचुरल बारिश अगर नहीं होती तो पानी तो किसी भी तरीके से फसल को चाहिए, तो या फिर वो आर्टिफिशियल तरीकों से टैंकर्स वैंकर्स से किसी तरीके से पानी की व्यवस्था करते हैं और फिर सिंचाई की जाती है और कई बार फसल ख़राब होने के भी चांस होते हैं। तो ये पहली बात तो ये डर है कि जो रूरल इकॉनमी है, जो कि आई थिंक एक इंजन है और वो बराबर का इंजन है, जो अर्बन और रूरल जो इकॉनमीज़ हैं मुझे लगता है पैरेलली चलती हैं, वहाँ पर भी डिमांड बहुत है। अगर आप टू व्हीलर्स से, कार से लेके FMCG से लेके जो भी प्रोडक्ट्स की बात करें, आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स हैं, कपड़े हैं, तो सब टियर 2-3 टाउन्स और रूरल इकॉनमीज़ में बहुत अच्छा वहाँ पर भी खपत होता है। तो अच्छी फसल का मतलब अच्छा पैसा का मतलब अच्छी कंजम्पशन और जनरली जो अच्छी बारिश के बाद फेस्टिव सीजन शुरू होता है तो उसमें जनरली हमने देखा रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। अब सवाल आता है एल नीनो का कि एल नीनो की वजह से कितना फ़र्क पड़ेगा। अब ये कहना बहुत मुश्किल है अनिल जी कि 93 होगा, 95 होगा, 96 होगा। और अगर हम ये बात देखें तो कई बार खास करके जो मैंने पढ़ा, ये प्रकोप जो है वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में ज़्यादा होगा और बाकी देश में कम। ये बात हमें समझनी होगी कि ये जो 3-4 क्षेत्र हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है और इनको ग्रेन बोल्स कहा जाता है कंट्री का। तो यहाँ पर काफ़ी अन्न पैदा होता है, ये काफ़ी एग्रेरियन बेस्ड, यूपी में भी दिक्कत है। तो कई बार ऐसा होता है मॉनसून आगे बढ़ जाता है और नॉर्मलाइज भी हो जाता है, बट अगर ऐसा हुआ तो थोड़ी दिक्कत परेशानी होगी। मुझे लगता है FMCG है या जो टू व्हीलर स्टॉक्स हैं या जो मारुति जैसे स्टॉक्स हैं उन पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं मगर हाँ थोड़ा सेल्स पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो ये तो देखना होगा सर कि कैसे प्रोग्रेस करता है, इसकी परसेंटेज एग्जैक्ट तो तभी निकलती है जब मानसून का सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो हो सकता है कई बार मानसून कैचअप भी कर जाता है, ये भी एक सच्चाई है। तो मेरा मोटा मोटी ये कहना है कि इम्पैक्ट तो निश्चित रूप से आता है, डिमांड पे भी आता है और कंजम्पशन पे भी आता है। ओके, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो आपको एकदम विस्तार से अच्छे तरीके से समझाया चोपड़ा साहब ने इस पूरे मानसून के बारे में। लेकिन अभी भी मानसून को लेकर नूपुर की रिसर्च खत्म नहीं हुई है। नूपुर आपको ये भी बताना चाहती कि इस समय ऐसे माहौल में जब एल नीनो का खतरा हो तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां अच्छा प्रदर्शन बाजार में देखने को मिलता है, बताइए। बिल्कुल सर, बैंक्स, ऑटो, FMCG और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्योंकि एल नीनो में ये भी होता है कि समर्स एक्सटेंड हो जाते हैं तो कंज्यूमर ड्यूरेबल भी एक बड़ा सेक्टर बन जाता है यहाँ पे। बैंक निफ्टी बैंक के भी अगर रिटर्न्स निकालेंगे तो क्लियर इंडिकेशन है सर यहाँ पे 2000 में, 2001 में, 2015 में और 2018 में नेगेटिव रिटर्न था और बाकी के जो 3 महीने थे अक्टूबर टू दिसंबर वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस थी, पॉजिटिव रिटर्न बैंक निफ्टी में देखे गए थे एल नीनो वाले साल में। ऑटो की भी बात करें तो 2012 में सिर्फ 6% का रिटर्न दिया था मार्च से सितंबर में, लेकिन अक्टूबर टू दिसंबर 9% का रिटर्न दिखेगा। इनफैक्ट 2018 में 14% का नेगेटिव रिटर्न था जो पॉजिटिव 13% हो गया था। FMCG की भी बात करें तो यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द ईयर में एक्सेप्ट 2012 सारे ईयर में नेगेटिव रिटर्न था मार्च से सितंबर में, लेकिन अक्टूबर टू दिसंबर में आउट परफॉर्मेंस रही। और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे 40 से 48% का नेगेटिव रिटर्न देखा गया था जो पॉजिटिव में 9 to 36% का रिटर्न अक्टूबर टू दिसंबर के महीने में देखा गया। ओके, तो ये है आपके लिए तो अच्छा बात है। इस माहौल में तो अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने का, अगर मौका मिल जाए तो, राइट। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर बढ़िया एक्शन आगे चलते हुए आपको अक्टूबर से दिसंबर के महीने में देखने को मिलता है। तो अब से लेकर सितंबर तक अगर मानसून कमज़ोर हो और मौका मिले तो इन सारे शेयरों में करनी खरीदारी। और एक और चीज़ ये कि अगले साल इलेक्शन भी है, तो अगर मानसून कमज़ोर आया और ख़राब हुआ तो भी इलेक्शन वाले साल में आमतौर पर
रूरल इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा जाता है। बिल्कुल जाता है। करेक्ट। तो ये अगले 6 महीने मौका छोड़िए मत। नहीं आए बहुत अच्छा, ईश्वर की कृपा है, कोई नहीं चाहता कि मानसून खराब हो। आ जाए तो डरना मत। बिल्कुल, दोनों चीज बता दी। करेक्ट। ओके, आइए बढ़ते आगे और बिल्कुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। फरमाएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है टाटा स्टील। टाटा स्टील में देखें तो एक लंबी मंदी के बाद स्टॉक सेल मोड से बाई जोन में आ रहा है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए एक अच्छी तेजी का प्रबल दावेदार है। पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन बोथ लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, अगर देखिए चार्ट पर टाटा स्टील को देखें तो भी कुछ दिन पहले टाटा स्टील के चार्ट पर एक ब्रेकअवे गैप बना था और उसके बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन चला। आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को बड़ी डिसाइडेडली पार किया है। तो यहां पर पूरी संभावना है कि स्टॉक दोबारा से 112-13 के लेवल्स को छूने के लिए तैयार हो रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख लें 106 रुपए का। 106 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। पहला टारगेट होगा 110 रुपए का 110 का, इवेंचुअल टारगेट 113 रुपए का 113 का। खरीदारी की राय है टाटा स्टील। टाटा स्टील खरीदारी करने की राय 106 का स्टॉप लॉस, 110 और 113 के टारगेट के लिए करनी खरीदारी। लंबी मंदी के बाद ये स्टॉक तेज। एक मिनट, लंबी मंदी बंसल जी, इसमें लंबी मंदी कब हुई? आप बोले, आप ही बोले ना लंबी मंदी। आशु जी को पूछो, मंदी जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें। गिरता यहाँ पर 100 रुपीज तक आ गया। जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील तो भागा ही नहीं अनिल जी। अच्छा, तो सब चीजों को कंपेयर करके अनिल जी आप इसको मंदी बोलेंगे ना, स्टॉक गिरा हुआ है एकदम। नहीं, मंदी तो बोल देंगे, लेकिन लंबी मंदी क्या हाल ही के दिनों में मुलाकात हुई क्या आपकी आशु जी से? 2-4 दिनों में लंबी मंदी कैसे हुई है? ओवर टू कुणाल जी। जी कुणाल जी। बैक टू राकेश जी। ओके, आप दोनों टेबल टेनिस खेलते रहे, तब तक हम बढ़ते आगे करते हैं मुलाकात सेठी साहब से। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। हम छुट्टियों पे चल रहे ना अभी भी? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, बाहर से अनिल जी, अब्रॉड से दे रहा हूँ। अरे बहुत बढ़िया। कोई तो है जो मेरे से ज्यादा और मेरे से लंबी छुट्टियां लेता है, लंबी लंबी दूरी तक जाता है। धन्यवाद सेठ साहब, नहीं तो अब तक ये सारा बर्डन मेरे ऊपर ही आ रहा था। जी सर बताएं, आज क्या इरादा है? अनिल जी, लंबी दूरी पे आपसे जरूर गया हूँ, बट आपके जितनी लंबी छुट्टी नहीं की। पूरी देश इंतजार कर रहा था अनिल जी आपका। अरे सर, मैंने तो अनिल जी खुद को आपको पर्सनली पूछ लिया, यार कश्मीर में 10 दिन क्या कर रहे हो? आपने तो देख ही लिया रिजल्ट, क्या क्या नहीं किया इस बीच में। बताए सर। बिल्कुल, क्या है आज इरादा? अनिल जी, 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स है जिनमें खरीदारी करनी है। कैश मार्केट में अनिल जी एक अलग ही तरह की तेजी चल रही है। जब से मार्च एंड हुआ है, मतलब अप्रैल में, हमने अप्रैल के अभी जो 8-10 दिन हुए, ट्रेडिंग सेशंस तो लिमिटेड ही हुए, छुट्टियां थी, बट बहुत अच्छी तेजी हुई है। मैंने भी जो थर्सडे को मैंने नेल को रिकमेंड किया था, डिफेंस वाला 543 पे रिकमेंड किया। 565 का टारगेट था, 571-72 के आज के हाईज है, टारगेट अचीव हो गए। पनामा पेट्रो दिया था उसी दिन 293 में, 310 के टारगेट थे, मीट हो गए। आज 312 के हाईज किए और लिस्ट लंबी है। उसके पहले दिन भी पीटी इंजीनियरिंग बहुत अच्छा कर रहा है। तो अनिल जी, कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी चल रही है और वहीं से 2 स्टॉक्स है जिनमें खरीदारी करनी है। बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल। तो पहला स्टॉक बताएं सर। अनिल जी, आपका जो पहला स्टॉक है एक होटल स्टॉक है। स्टॉक का नाम है लेमन ट्री। मेरा पसंदीदा स्टॉक रहा है, जो अभी 77 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 85 का इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है, 73 का स्टॉप लॉस रखना है। एक जबरदस्त कंपनी है, भारत की मिड प्राइस सेगमेंट में सबसे बड़ी होटल चेन है। और अगर ओवरऑल भी देखेंगे तो 3rd लार्जेस्ट होटल चेन है। इनके कई सारे ब्रांड्स है, लेमन ट्री है, फिर लेमन ट्री प्रीमियर, फिर ओरिका नाम का इनका एक लग्जरी ब्रांड भी है जिसकी 2 प्रॉपर्टीज, एक उदयपुर और कुर्ग में है। और कंपनी के अभी 87 होटल्स है, 87 होटल्स। और मतलब अब तो आजकल ये कंपनी हर वीक नई होटल एक खोलती है, तो वो नंबर थोड़ा चेंज हो गया होगा। बट बाई FY25 इनका टारगेट है 115 होटल्स करने का विद 11,000 रूम्स। तो एक बहुत बड़ी कैपेसिटी इंक्रीज होगी। और हम देख रहे हैं होटल सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है।
थोड़ा बहुत हाल ही में आपने कंट्रीब्यूट किया, अभी मैं कर रहा हूँ। तो अनिल जी, इस तरह से होटल्स में ये हॉलीडे सीजन में अच्छी तेजी हुई है, फिर आपके G20 समिट चल रही है भारत में, तो उसका एक फायदा सभी होटल स्टॉक्स को या होटल कंपनीज को हो रहा है। हॉलीडे सीजन, वेडिंग सीजन, तो इन सब के कारण ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी बढ़े हैं, फिर इनके जो एवरेज रूम टैरिफ है वो भी बढ़े हैं, और वो सब दिखने को भी मिला है। जो दिसंबर तिमाही थी बहुत ही दमदार थी, 48 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल दिसंबर में 5 करोड़ का नुकसान था। अच्छे EBITDA मार्जिन है कंपनी के, और FIs DIs भी बुलिश लगते हैं, 39% ओन करते हैं, जिसमें कई नामी गिरामी फंड्स हैं। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है और होटल सेक्टर फोकस में है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, और मेरे जैसे शॉर्ट टर्म टारगेट 85 एंड स्टॉप लॉस 73। तो ये है आपके लिए लेमन ट्री होटल्स, यहाँ पर खरीदारी करने का। और डीप ये बात तो सही कह रहे हैं जो सेठी साहब, ओहो होटल्स के जो किराए बढ़े हैं, मतलब हो सकता है काफी लोग जो छुट्टी लेने आए भी होटल के किराए देख के वापस मना कर जाना, नहीं जाना छुट्टी, यही ठीक है। करेक्ट, मतलब डबल से ज्यादा हो गए किराए सब जगह, कई जगहों पे। हाँ, और ये वीकेंड पे तो हमारी स्टोरी भी थी जी बिजनेस पे, ये मुंबई श्रीनगर फ्लाइट का किराया पता है 47,000 से 52,000। वाओ, ये जो वीकेंड वापस इसमें मैं आया हूँ, मतलब ये सोचो डायरेक्ट फ्लाइट का किराया 47,000, इकोनॉमी क्लास है, बिजनेस नहीं। तो ये तो यूके के रेट्स हो गए सर। ये तो ये हालत है, इतने किराए बढ़े हुए हैं, हवाई किराए, होटल किराए, और उसके बावजूद जगह नहीं है साल में। मैं वहाँ पे जो वहाँ पे गाइड से उनसे मैं बात कर रहा था जी, उन्होंने बोला पिछले 2 साल में जितने टूरिस्ट आए कश्मीर में, बोले पिछले कई सालों तक मतलब अब तक के हाईएस्ट एवर है, देखा ही नहीं, हाईएस्ट एवर अब तक के, ये पिछले 2 साल में, इस साल और पिछले साल में गजब के टूरिस्ट है। तो सब जगह मतलब बढ़ रहा है। अपना देखो, अपना देश देखो, अपना देश। हाँ, स्ट्रैटेजी सक्सेस हो रही है। बिल्कुल। सेठी साहब बताएं सर दूसरा वाला। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक पसंदीदा सेक्टर है, वापिस डिफेंस के सेक्टर की कंपनी है। स्टॉक का नाम है मिधानी मिश्र धातु निगम, जो अभी 187 के आसपास ट्रेड करता है। टारगेट इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है 198, स्टॉप लॉस है 183। एक मेटल PSU है जो मेनली एलॉय स्टील, सुपर एलॉयज, टिटेनियम एलॉयज बनाती है, जो कि मेनली डिफेंस है, एरोस्पेस, फिर एटॉमिक एनर्जी, एरोनॉटिक्स, ये सब सेक्टर में काम आता है। और हमने देखा जितने भी डिफेंस स्टॉक्स है तो वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, और ये भी एक वही थीम है, मेक इन इंडिया सरकार का फोकस है, डिफेंस पे फोकस है, तो उसका एक फायदा होना है। बाकी इन्होंने नैल्को के साथ भी एक हाई एंड एल्यूमिनियम एलॉय बनाने के लिए जो डिफेंस एरोस्पेस में काम आएगा, 50-50 का एक ज्वाइंट वेंचर किया है। फिर कोई नया प्लांट बुलेट प्रूफ वेस्ट के लिए, आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल्स के लिए भी किया है। तो एक अच्छी कंपनी है, और फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मार्जिन अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्लोज टू 30%, एक लो डेट कंपनी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, और स्टॉक चला हुआ नहीं है, एक अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदना चाहिए। बाकी डिफेंस स्टॉक्स के कंपैरिजन में काफी अंडर परफॉर्म किया, बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में भी अच्छा करेगा, लॉन्ग टर्म भी अच्छा लगता है। तो 198 के टारगेट्स के लिए मिधानी में खरीदारी करने की सलाह। ओके, मिधानी 183, 183 का स्टॉप लॉस, 198 टारगेट, ये है सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब अब आप गए हैं घूमने विदेश यात्रा पे, आराम से संडे तक आइएगा सर। आज ही का प्रोग्राम है, कल मिलूंगा आपसे। क्या करोगे यहाँ के 2 दिन में? 2 दिन आओगे भी, काम में मन लगेगा नहीं, 2 दिन ऐसे ही एडजस्ट होने में लग जाएंगे, फिर 3 दिन छुट्टी है। एक्सटेंड कर लो, सोच लो, अगर टिकट बहुत ज्यादा महंगी ना हो। देखो इस बार भी आपको पता तो है ना, 3 दिनों का वीकेंड है लंबा इस बार। हाँ, नहीं मालूम है ना, अम्बेडकर जयंती और फिर संडे। अच्छा, ओके, फिर तो सोच समझ के इन्होंने बोला कि बिल बहुत बढ़ जाएगा 5 दिन का, तो आ जाओ टाइम से। ओके सेठी साहब, स्वागत है आपका। कल आ जाएंगे तो परसों साक्षात दर्शन होंगे आपके? हाँ बिल्कुल, और परसों सुबह भी, और हो सकता है कल शाम को अनिल जी बाजार आज और कल मैं दर्शन दूं। वाह, बहुत बढ़िया। तो स्वागत है सेठी साहब का। फिलहाल सेठी साहब छुट्टी पर, लेकिन देखिए यही हमारे पैनलिस्ट की बड़ी खासियत है कि अगर कहीं भी छुट्टी पर भी है, ट्रैवल भी कर, लेकिन जिम्मेदारी समझते हुए बिल्कुल पूरा वहाँ से भी। और इसकी सबसे ज्यादा जो शुरुआत की है वो हमारे जैन साहब ने की। जैन साहब और तो छोटे ससुराल में होते हुए भी पूरे शो करते हैं। जो सबसे ज्यादा रिस्की प्लेस है, जहाँ पर कि अगर आप काम छोड़ के काम ना छोड़े दूसरे काम में लगे रहे, तब भी वहां से भी करते थे। इसका मतलब तो उनसे सब इंस्पायर होके सेठी साहब भी पूरी रिस्क लेते हुए फैमिली के साथ छुट्टियों में काम करते हुए दिख रहे हैं। धन्यवाद सेठी साहब, और मेरा भी काम रेडी है, तैयार हूँ दीप, जब भी आप कहेंगे। आइए बिल्कुल, अनिल जी के लिए स्ट्रैटेजी।
सर मोमेंटम पकड़ रहे हैं, हमारे बाजार भी डेज हाई पर हैं, डाउ फ्यूचर्स मूव करते हुए दिख रहे हैं, हल्की से ही बट एटलीस्ट 50-50 पॉइंट दोनों डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स पर मूव आपको आती हुई दिख रही है, तो थोड़ा एक्शन वहां से बन रहा है आज। यूरोप के बाजार में आधे से 1% की तेजी है, रुपया थोड़ा आज कमजोर है, 15 पैसे कमजोर हो रहा है, तो थोड़ा कंसर्न वहां से, बट अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स तो बढ़िया मूड माहौल में सर, और हम भी डेज हाई पर हैं। क्या करना है इस समय? आपने जो बोला मैंने सुना ही नहीं। हमारा डेज है मैं ना पूरे अपने डेटा में खोया हुआ था जी। इतने बढ़िया डेटा है दीप, जबरदस्त, मजेदार। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है बचे हुए 1 घंटे के लिए 17,700, जिसके ऊपर आप लगातार बने हुए जब से हमने शो शुरू किया पिछले आधे घंटे से, और यही मंदी करने वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त। और अगर बचे हुए 20 मिनट और निकाल दें आप 3 बजे तक 17,700 को होल्ड करें, और आज 17,700 के ऊपर क्लोजिंग होने की पूरी संभावना है जो बनती हुई दिख रही है, ये बढ़िया होगी। 17,750 के ऊपर हो तो और भी बढ़िया, 17,800 के हो जाए तो लाजवाब, और 17,700 के ऊपर भी बंद हो तो किसी भी लिहाज से खराब तो है ही नहीं। क्यों? 17,700 के कॉल ऑप्शंस में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से कितना दीप? 1,40,00,000 शेयरों का, और आप लगातार उसके ऊपर बने हुए, और तब बने हुए जबकि डाउ फ्यूचर्स का सपोर्ट है, लेकिन ऐसा अंधाधुंध तेजी वाला नहीं है। 45 पॉइंट डाउ ऊपर है, 35 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर्स ऊपर है, करेक्ट, तो हल्की फुल्के हरे निशान में है। उसके बावजूद हमारे बाजार पिछले आधे पौन घंटे से लगातार 17,700 को होल्ड कर रहे हैं। पहली चीज तो है कि बाजार में रिस्क 17,600 के नीचे की अब खत्म हो गई आज के लिए, जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 17,600 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आ गया, तो आज का लो 17,650, 17,600, ये तो आपके लिए मजबूत सपोर्ट हो ही गया, दैट इज गिवन। ठीक है, 17,700 3 बजे के ऊपर आप बने हुए हैं, तो बाजार बहुत बढ़िया क्लोजिंग देने को तैयार होता हुआ दिख रहा है, और ऐसे में आपको स्टॉप प्रोसेस ट्रिगर करने की जरूरत भी आ सकती है। ये आपके लिए डेटा, तो एक ही लेवल पे नजर रखनी, 17,700। ओके, 1,40,00,000 शेयर रिस्क पे आएंगे, 17,700 3 बजे तक ऊपर टिका रहा, और जिसकी संभावना पूरी है। बैंक निफ्टी मैंने शॉर्ट की रेंज चेंज कर दी थी, क्योंकि वो बताता हूँ जी। बैंक निफ्टी इतने खतरनाक डेटा बना रहा है, और कहाँ बना रहा है? 41,300 पर, और बैंक निफ्टी भी दीप देखिए पिछले 1 घंटे भर से 41,300 के नीचे जाने को तैयार नहीं, जाता है तुरंत ऊपर आता है। 41,300 के पुट पर 37,00,000 शेयर हैं, और 41,300 के कॉल्स पर 34,00,000 शेयर, लगभग बराबर है, और उसको होल्ड कर रहा है। 41,000 से 41,300 की रेंज में जबरदस्त पुट राइटिंग होकर रखी है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी मल्टीपल सपोर्ट पे खड़ा है, राइट, और आज पक्का 41,000 के ऊपर बंद नहीं होगा, 41,200 के ऊपर भी बंद देने को तैयार है। आपको याद है हमारा पहला टारगेट क्या था? 39,000 के आसपास, 41,000, 41,200, 40,000 का ब्रेकआउट आता है 41, तो आज 41,200 के ऊपर भी क्लोज दे रहा है, करेक्ट। सो बैंक निफ्टी भी शॉर्ट कवरिंग कराने को तैयार है, निफ्टी भी शॉर्ट कवरिंग तैयार है। तो अब बैंक निफ्टी का जो नया टारगेट बनेगा वो 41,500 से 41,675 का बनेगा, प्रिसाइजली 41,575 से 41,675 का बनेगा। उसके बीच में छोटी सी रुकावट 41,500 के आसपास है। तो अब जो शॉर्ट करने का अगर कोई लोग सोच भी रहे हैं, प्रॉफिट बुक करने का सोच भी रहे हैं, तो अपने टारगेट को ऊपर खींचो, 41,500, 41,675 इस रेंज में ही प्रॉफिट बुक करना है। तेजी की पोजीशन पे और शॉर्ट करना है तो वहां करना है, यहाँ नहीं। अच्छा, अब यहाँ शॉर्ट नहीं करना है, ओके। क्योंकि 41,300 पे जिस तरह की कशमकश चल रही है तेजी और मंदी वालों में, और उसमें तेजी करने वाले भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। 41,500 हल्की फुल्की रुकावट है, 35,00,000 शेयर, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है, छोटी सी रुकावट है। सो आई थिंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज डेटा भी थोड़ी देर में जय ठक्कर आएंगे, देख लेना, आपको बताएंगे। डेटा बहुत मजबूत बने हुए, समझ तो इसलिए इन डेटा के दम पर हो सकता है आप दिन की ऊंचाइयों की तरफ जाकर बंद होने की कोशिश करेंगे। वाह। और बैंक निफ्टी में तो पक्का करेंगे, समझ गया, ये साफ डेटा में दिख रहा है। गॉट इट, ठीक है। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा एक्शन, अच्छा मूव बन रहा है। अब इन लेवल पर शॉर्ट मत करिए, अब थोड़ी और आपको अप मूव इंडेक्स पर आती हुई दिख सकती है, ये क्लियर आपके लिए व्यू बना हुआ है। आइए, नतीजों का सीजन भी शुरू हो रहा है। डेल्टा कॉर्प आज शाम को आएंगे नतीजे, और फिर कल दिग्गज टीसीएस के आने वाले नतीजे। तो एक बार कुशल से जान लेते हैं क्या है अनुमान टीसीएस के लिए। कुशल बताइए, कल तो आप पूरे आईटी सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, एज अ सेक्टर क्या एक्सपेक्ट करना है, पर स्पेसिफिकली टीसीएस के नतीजे कैसे रह सकते हैं?
देखिए नंबर्स के लिहाज से टॉप लाइन जितनी हम आमतौर पर एक्सपेक्ट करके चलते हैं करीबन 2.5-3% का डॉलर रेवेन्यू आता हुआ नजर आएगा, उसके मुकाबले 1.8% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट सीजनैलिटी की वजह से कहीं ना कहीं Q4 जो है वो थोड़ा सॉफ्ट साइड पर ही रहता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि इस बारी जो 2023 है यहाँ पर किस तरह का क्लाइंट बजट आउटलुक है और साथ ही BFSI सेक्टर को लेकर क्या मैनेजमेंट कहती है, ये डिसाइड करेगा आगे आने वाली IT कंपनियों के नतीजे किस तरह से रह सकते हैं। साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो डॉलर रेवेन्यू है वो करीबन 1.8% ग्रो कर 720 करोड़ पर आ सकता है, 720.2 टू बी प्रिसाइज। साथ ही कंपनी की मार्जिन 24.5% थे पिछली तिमाही में, इस बारी 24.8% के मार्जिन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है मार्जिन में, करीबन 20-30 बेसिस पॉइंट्स की मार्जिन अपवर्ड साइड पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। पर कंपनी का मुनाफा भी करीबन 6-7% की ग्रोथ के साथ 11,600 करोड़ पर अब यह आंकड़ा आ सकता है। अब देखना यही है कि यहाँ पर आगे मार्जिन का आउटलुक क्या रहता है कंपनी का, और प्राइसिंग को लेकर कहीं कोई डिस्काउंटिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि ओवरऑल जो आउटलुक लग रहा है आगे चलकर हो सकता है क्लाइंट साइड से थोड़ा सा बजट कट आता हुआ दिखे, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्टिंग है आगे चलकर उसमें जो प्राइसिंग है वो कैसी रहती है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। तो ये 2-3 चीज़ें बड़े फैक्टर्स हैं जो आगे के लिए IT सेक्टर को डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर आगे के लिए डिमांड आउटलुक क्या रह सकता है। ओके, तो यह है TCS के नतीजों का पूर्वानुमान। नतीजों के सीजन की हो रही है शुरुआत, एक बार जरा जायजा लिया जाए। चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं। चोपड़ा साहब, TCS कल नतीजे पेश करेगा बाजार बंद होने के बाद ऑफिशियली। वैसे तो आज रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है, डेल्टा कॉप भी शाम को देगा, लेकिन TCS कैसे, क्या IT सेक्टर को लेकर रुझान बन रहा है सर, बताइए। अनिल जी, IT सेक्टर में थोड़े कंफ्यूजन के संकेत हैं, प्राइमरली इसलिए क्योंकि जो उनके बिजनेस आता है प्राइमरली US से आता है, यूरोप से आता है, इन कंट्रीज से ज़्यादा बिजनेस है। और इसके अलावा BFSI पे काफ़ी फोकस है, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, और लगभग 50 से 55% जो बिजनेस है वो BFSI से ही है। अभी हाल फिलहाल में जो हमने देखा बैंक्स में जो दिक्कतें आई, SVB गया, क्रेडिट स्विस गया, 2 और बैंक उड़े, और अभी पता नहीं कितने कतार में, ये हमें मालूम नहीं है। तो इस तरह से अगर हालात रहे वेस्ट में, और अभी हमें देखना होगा कि इस तरीके से फेडरल रिजर्व बिहेव करता है। अगर वो अपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो मुहिम है उसको रोकता है तो चांसेस हैं कि बैंक बचे। अदरवाइज मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं कुछ और बैंक्स की भी खबर आ सकती है। अगर इसी तरीके से रेट्स बढ़ते रहे, डिफॉल्ट हो सकते हैं। अगर रुक जाते हैं या रेट नीचे आना शुरू होता है तो संभावना अच्छी है कि यहाँ से चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। तो हमारा जो IT सेक्टर है प्राइमरली जुड़ा हुआ है इन देशों से, और इस सेक्टर BFSI सेक्टर से खास करके। और जब इस तरीके का क्राइसिस होता है, इनके एग्जिस्टेंस पे सवालिया निशान लग जाता है बैंकों के, तो फिर नया बिजनेस कैसा आएगा, नए प्रोजेक्ट्स कैसे आएंगे, वो एक सोचने वाली बात है। एक अच्छी चीज़ जो ये वैसे तो बुरी है, मगर अच्छी चीज़ ये है कि बैलेंस शीट वाइज अगर मैं बात करूँ, काफ़ी रिट्रेंचमेंट्स करी हैं IT सेक्टर में लोग, बहुत सारी कंपनीज ने। कुछ उन्होंने नोटिफाई किया, कुछ उन्होंने नहीं भी किया, मगर बहुत सारी पिंक स्लिप्स दी गई हैं। तो बैलेंस शीट पे इसका असर दिखेगा आने वाली तिमाहियों में, जो कि उसको हेल्दी बनाएंगी। क्योंकि मेजर जो एक्सपेंस होता है IT कंपनीज में वो मैन पावर का ही होता है, और मैन पावर की कटौती की गई है। जो बेंच स्ट्रेंथ थी TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनीज को अगर आप देखें तो उनके पास बहुत शानदार बेंच स्ट्रेंथ होती थी। वो बेंच स्ट्रेंथ इसलिए होती थी, कभी कोई नया कोई प्रोजेक्ट मिल गया, कोई नया ऑर्डर आ गया, तो इमीडिएटली वहाँ से जो लोगों को जो खाली बैठे उनको वहाँ पर प्लेस किया जा सकता है। ट्रेंड लोग होते थे ये, और ये कंपनी के रोल्स पे होते थे। तो ऐसी बेंच स्ट्रेंथ को कम किया गया है, और अक्रॉस दी कंपनीज ऐसा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा समय के लिए IT स्ट्रेस में रह सकता है, और आगे की गाइडेंस सुननी होगी हमें कि क्या बोलती है TCS, कि कितने नए क्लाइंट्स मिले हैं, कितना नया ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड हैं। तो ये सब गाइडेंस सुनना बहुत ज़रूरी है। मगर मेरा पर्सनल व्यू है कि अभी थोड़े टाइम तक IT लैकलस्टर रहेगा सर। थोड़े टाइम तक IT लैकलस्टर रह सकता है, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करिए मत। बट नतीजों की सीजन की शुरुआत TCS के साथ हो रही है। TCS और उसके बाद फिर इन्फी के आएंगे नतीजे, तो उस पर रिएक्शन आपको दिख सकता है। एक बार कोल इंडिया को पुल अप करते हैं। कुछ लाइंस चल रही थी आपकी स्क्रीन पर जब चोपड़ा साहब बात कर रहे थे। इनकी महानदी कोल्ड फील्ड्स पर कुछ परेशानी हुई है।
ओडिशा में जो महानदी कोल फील्ड्स है वहां पर टेम्परेरीली प्रोडक्शन को रोक दिया गया है। रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आ रही है, महानदी कोल फील्ड्स में हादसे के चलते कामकाज को रोका गया है। जो हमें अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि ये अभी अभी रिपोर्ट आई है, 2 लोगों की अनफॉर्चुनेटली मौत भी हो गई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। किस तरह का ये एक्सीडेंट हुआ है वो डिटेल्स एग्जैक्टली हमारे सामने नहीं है, बट महानदी कोल फील्ड्स कोल इंडिया की सब्सिडरी है, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स है कोल इंडिया के लिए, ओडिशा में है। रिजर्व्स के हिसाब से देखें तो सेकंड बिगेस्ट रिजर्व्स हैं इसके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंट्रीब्यूशन वाइज कोल इंडिया की प्रोडक्शन को लेकर और रेवेन्यू को लेकर। वहां पर एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई है जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इसके चलते प्रोडक्शन को फिलहाल रोक दिया गया है, ऑपरेशंस को टेम्पररीली रोक दिया गया है, ये खबर आ रही है। तो कोल इंडिया पर रखते हैं नज़र जहां तक कोल इंडिया का सवाल है। वैसे ठीक एक्शन आ रहा है, बट ओडिशा में ये हादसा हुआ है जिसका इम्पैक्ट आपको शायद आते हुए दिख सकता है। एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से ये कामकाज रोका गया है। ओके, तो कोल इंडिया ये हमारे रेडार पर है ही इस समय, बट एक स्टॉक जिसने लाइफ हाई आज बनाया है और जबरदस्त मोमेंटम में रहा है, आईटीसी। अनिल जी, बधाई देना चाहूंगा इसके लिए, क्योंकि 200 के लेवल से आप कह रहे हैं, 200 के लेवल पर जब वो मीम्स बनते थे तब भी कह रहे थे इसमें पोटेंशियल है, और कम टाइम में, ज़्यादा टाइम नहीं है, जब ये स्टॉक डबल हो गया है, 400 के कगार पर खड़ा हुआ है, 398 पर आ गया, लाइफ हाई पर इस समय आईटीसी है। और डिविडेंड कौन गिनेगा? डिविडेंड तो वो तो है ही, लगातार है और बढ़िया अच्छा खासा डिविडेंड देती है कंपनी। अच्छे शेयरों में यही खास बात है दीप, कि थोड़ा सा समय लगाते हैं, 200, 250, 235, 40 तक इतना लोगों का पेशेंस टेस्ट किया, लोग बड़े हंसते थे। आजकल लोग कोई डीएलएफ पे हंसता नहीं है, मैं चाहता हूँ हंसे थोड़ा, तब वो आएगा। मतलब फ्रस्ट्रेट हूँ हंसे, तब स्टॉक की परफॉर्मेंस आती है। इस तरह के स्टॉक हैं जिनको शांति से, जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है, बैलेंस शीट मजबूत हुई है, कैश फ्लो अच्छे हैं, डेट रिडक्शन हुआ है, बिजनेस और बेहतर हुआ है, और चले नहीं, तभी तो मजा आएगा। हाँ, ढूंढना मुश्किल काम है, ऐसे स्टॉक इजीली मिलते नहीं। एक डीएलएफ मिला है, थोड़ा मैकडॉवेल भी एग्जैक्टली उस कैटेगरी में तो नहीं है, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स उस कैटेगरी में आ रहा है धीमे-धीमे, हीरो मोटोकॉर्प उस कैटेगरी में धीरे धीरे आ रहा है। सो 4-5 साल से उसकी भी परफॉर्मेंस, तो हम ढूंढते रहते हैं ऐसे। थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रेरियन होना पड़ता है, आउट ऑफ फैशन होना पड़ता है, थोड़ा बोरिंग भी होना पड़ता है, और उसमें भी जब आपके लीडिंग स्टॉक हो जो निफ्टी के हों, तो रिस्क आपकी कम है, ब्लू चिप्स हैं, ये ऐसे स्टॉक हैं जिनकी कंपनियां कभी बंद होने वाली नहीं है ना। सो खाली इसमें आपको यही डिसाइड करना है कि समय कितना लगेगा जी, वो नहीं पता है। टाइम अगर आप देंगे तो पैसे आपके बन ही जाएंगे। तो भाव से बुरे नहीं है, बिजनेस से बुरे नहीं है, आउटलुक से बुरे नहीं है, एग्जैक्ट समय पता नहीं चलता कब है। इसलिए आपको याद होगा जब हमने दिया भी 340-360 की रेंज दी थी कि डीएलएफ इस रेंज में आप खरीद के बैठिए, और उस रेंज में मिला भी आराम से, है ना। सब हर किसी को एंट्री का मौका मिला, सारे स्टॉक्स को सब में एंट्री का मौका। मैंने इस बार है ना चेंज यही किया दीप, कि मैंने कहा एंट्री पॉइंट भी दे दो जी। नहीं तो कई बार लोग बोलते हैं, आप बोलते हैं अरे बाय ऑन डिप्स, अरे बाय ऑन डिप्स बोलते हो, कब लेने हैं वो तो पता ही नहीं होता, डिप्स ही है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, डिमांड आई तो एक और पूरी करो। तो आई थिंक शांति से आप बैठिए, लीजिए, टाइम दीजिए। आईटीसी ने पैसा बनाया, कुछ शेयर ऐसे होते भी हैं जहाँ नहीं भी बनता, तो हम भी उस प्रोसेस से गुजर के हम भी समझ में आ रहा है कि क्यों। कोई बार लोग बोलते हैं आजकल आप बड़े दिग्गज शेयर देने लगे जी, तो मैंने आईबुल हाउसिंग भी तो दिया था नहीं चला ना। फिर समझ में आया कि जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा रिटर्न के लिए मिड कैप्स ही देने जरूरी हो, या थोड़े हाई रिस्क वाले बड़े स्टॉक्स जो कम रिस्क वाले हैं उनमें भी पैसे बन सकते हैं। थोड़ा दिमाग हमें ज़्यादा लगाना पड़े कि कहाँ वो, इसलिए आजकल थोड़ा हम भी गलतियों से सीखते समझते हैं, तो अब अच्छी क्वालिटी के स्टॉक पे ज़्यादा फोकस है, वहाँ से आपको पैसे बन भी रहे और ज़बरदस्त पैसे बने। आईटीसी में बढ़िया वेल्थ क्रिएटर रहा है, और हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा ये जो नया रिकॉर्ड बना है और 400 के कगार पर है, आज हिट हो जाता है, आने वाले समय में होता है वो अलग बात है, बट ये जो तेजी आई है ये क्या वजह है, और जो मीम्स बनते थे कि 200 पर ही रहता है, एग्जैक्टली कितने साल तक उस लेवल पर रहा है ये भी हमने थोड़ा हाईलाइट किया है। अच्छा, कितने साल तक किस लेवल पर रहा है, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आए हैं। अच्छा, चलिए बताइए। बिल्कुल से ऑल टाइम हाई पे अभी आईटीसी 3 रुपए दूर है 400। अच्छा, ऑल टाइम हाई हो गया इसका, ऑल टाइम हाई, लाइफ हाई पे। ओह वंडरफुल, क्या बात है, गुड। और एक साल में 2 गुना भी हुआ है स्टॉक। तो जो प्राइस एक्शन की हम बात कर रहे थे, 2014 में 213 रुपए पे था, 2015 में 243 पे आया, 2014 में 213, हाँ ओके, 14 में 213, 15 में
243। 243 ठीक हाँ, है। 2016 में 217 ठीक है। फिर उसके बाद 240, 17 में 240, 260, 260, 19 में 280, 280, 20 में 238, 38, 238, 238 और 21 में 213 वापस। हाँ, जहाँ से हमने इसको पकड़ा, जहाँ से पकड़ा था। और 22 में हमने देखा कि 219 साल के शुरुआत में, लेकिन हाई लगाया था 225 का और अब पहुंचा है 400 पर। और डिविडेंड और पिछले 2 साल में जितना डिविडेंड आ गया करीबन करीबन मेरे ख्याल से 50-60 रुपए से ज्यादा डिविडेंड 75 रुपीज का 75 आया ना। हाँ, पिछली बार 75 रुपए डिविडेंड। सिमिलर सिचुएशन आप देखिए वेदांता में 100-125 रुपए से 100 रुपए से और 100 रुपए से ज्यादा डिविडेंड दे दिया। यस, वो जहाँ से हमने रिकमेंड किया, मेरे ख्याल से हम 105 रुपए पे पहली हमारी 98 से 105 रुपए में पहली रिकमेंडेशन की डी लिस्टिंग के वक्त। एब्सोल्युटली। और वहाँ से आप देखिए अभी 275 है, ऊपर में 375 तक भी गया प्लस 100 रुपए डिविडेंड, प्लस डिविडेंड लगभग 500 रुपए के आसपास का। हमारा टारगेट 325 का था विद डिविडेंड, तो और भी ऊपर जबरदस्त। इसके तो खैर गेन्स कुछ शेयर हैं जो शांति से आप लेके, बड़े शेयरों में भी आप लेके बैठते हैं ना तो पैसे बन जाते हैं। बस ये कि वो आप ट्रेडिंग करोगे कि इस एक्सपायरी पे 2, 4, 5 रुपए मिल जाए, इस में ये हो जाए, उसमें नहीं बनेंगे। जहाँ फंडामेंटली बढ़िया है, स्टॉक बढ़िया है, तो वहाँ शांति से लेके बैठेंगे तो बढ़िया। इंटरेस्टिंग रिसर्च है, ऐसे रिसर्च आप उस पर भी निकालिए थोड़ा, जो ऐसे और दिग्गज शेयर हैं, मसलन जैसे हम DLF की बात कर रहे थे, इन पे भी निकालिए तो थोड़ा आइडिया बने कि फंडामेंटल्स कितने सुधरे हैं, स्टॉक प्राइस में वो क्यों नहीं आया अभी तक, है ना। और भी ऐसे स्टॉक्स हम ढूंढ के आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, फिर आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा। और भी कोई डिटेल्स है? बिल्कुल सर, क्यों ये घूम रहा था वो बताइए। क्योंकि सबसे पहले तो सिगरेट बिजनेस जो सबसे बड़ा बिजनेस है कंपनी का, वहाँ पे इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, टैक्सेशन के चेंजेस होते थे, तो स्थिरता नहीं थी, जिसके चलते कंसर्न रहता था। होटल और FMCG में भी दबाव बना था, ESG का कंसर्न निकल के आया था कंपनी पे, जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने बैकआउट किया था और डी रेटिंग दिखी थी स्टॉक में। लेकिन जब शुरुआत हुई तो सिगरेट बिजनेस के साथ ही हुई, जहाँ पे डबल डिजिट की ग्रोथ आना शुरू हो गई। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखी है FMCG और होटल दोनों ही सेगमेंट में, और ESG में भी कंपनी का फोकस है, वहाँ भी अपनी जो रेटिंग्स है, रैंकिंग्स है, वो अब इम्प्रूव कर रही है। सिगरेट की बात करें, सिगरेट सेगमेंट की बात करें तो काफ़ी बड़ा चंक आता है एबिटा की लेवल पे भी। यहाँ पर भी पिछले दिसंबर तिमाही में 15% की ग्रोथ थी, उससे पहले 20% की ग्रोथ है, और इस बार का भी अनुमान है कि डबल डिजिट में ग्रोथ वापस आ सकती है। FMCG और होटल में भी बात करें तो आपको डबल डिजिट की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पिछले कुछ क्वार्टर्स में नजर आई है। और एबिटा लेवल पे देखें तो कंपनी सारे ही कारोबार में मुनाफा करती है, तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि इसकी री रेटिंग वापस शुरू हो चुकी है। डिविडेंड और बोनस की, जैसे कि सर ने बताया, डिविडेंड काफी अच्छा देती है, 80 से 85% का इसका डिविडेंड पे आउट रेशो है। 2016 कंपनी ने 1-2 में बोनस भी दिया था, और सबसे आकर्षित डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी की, तो काफी कुछ सबसे बेस्ट डिविडेंड। हाँ सर, थोड़ा कॉम्पीट करता है कोल इंडिया, है ना, वो तो सरकारी कंपनी, इसलिए नॉन सरकारी कंपनी में बेस्ट डिविडेंड। डेफिनेटली। बंसल जी भी विशेष टिप्पणी देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं अपना दिल हल्का कर रहा हूँ अनिल जी बोल के। देखिए अभी सबसे ज्यादा जो मीम्स बन रहे हैं ना ITC के बाद, DLF पे तो अनिल जी दी एंड हो गया, सबसे ज्यादा मीम्स बन रहे हैं ऑटो के ऊपर। अनिल जी आप जब अनिल जी अभी छुट्टियों पे थे, लंबी वाली छुट्टियों पे थे, तो पीछे से भी कुछ लोग आए थे और दीप को स्पेशली मेंशन करके गए थे अनिल जी। उसी दिन निफ्टी ऑटो ने बॉटम लगाया और आपकी वेट कर रहा था अनिल जी। आपके आते ही टाटा मोटर में ब्लास्ट हुआ, फिर मारुति में ब्लास्ट हुआ, जिसको हिमांशु ने बखूबी पकड़ा, और अनिल जी बजाज ऑटो भी चल रहा है। तो एज ऑफ नो अनिल जी सबसे ज्यादा मीम, सबसे ज्यादा जोक, नेगेटिविटी ऑटो को लेके है। तो आने वाले समय में अनिल जी एज पर मीम्स थ्योरी अनिल जी ऑटो में अच्छी रिटर्न देखने की उम्मीद है अनिल जी। आपको क्या पसंद है ऑटो में, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर? अनिल जी निफ्टी ऑटो का ETF अनिल जी, जिसको लेके लोग पीछे पड़े रहते हैं अनिल जी। नहीं वो छोड़ो, स्टॉक बताओ, कंपनी बताओ। कंपनी अनिल जी मेरे को 2 कंपनियां पसंद है, एक तो टाटा मोटर और एक मारुति। क्योंकि अनिल जी अभी भी टाटा मोटर के पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं। कल बड़ा था तो कुछ ट्विटर पे अनिल जी काफी ज्ञानी लोग हैं, मतलब कि इतना, जैसे अभी सेबी का अनिल जी जो सर्कुलर आया ना कि रिसर्च एनालिस्ट के लिए कि सिंपल भाषा में बोलना है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स इंग्लिश यूज नहीं करनी है, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कंफ्यूज ना करें। तो अनिल जी इन जो ज्ञानियों ने जो लैंग्वेज यूज करी है, मतलब कि एक एनालिस्ट, रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी कंफ्यूज हो रहा है कि कहना क्या चाह रहे हैं अनिल जी। तो वो टाटा मोटर के लेके पड़े हुए हैं कि हिस्टोरिक, उसका पता नहीं क्या क्या ज्ञान दे रहे थे। तो मुझे 2 स्टॉक अच्छे लगते हैं अनिल जी, एक तो मारुति और एक टाटा मोटर, और दोनों
इसलिए अच्छे लगते हैं अनिल जी। जब तक ये दोनों नहीं चलेंगे तब तक निफ्टी ऑटो का ETF भी नहीं चलेगा, और दोनों एक बड़ी रीरेटिंग के प्रबल दावेदार हैं टेक्निकली भी। तो आसान भाषा में, हमारे तो बंसल जी की प्रॉब्लम ही है कि मुश्किल भाषा में बोल ही नहीं पाते, चाहे तो भी ना बोल पाए। हाँ, तो हमारे तो आसान भाषा वाले ही है, सारे के सारे एक्सपर्ट बहुत आसानी से समझते हैं, समझाते हैं। आइए दो बिगुले बैक टू बैक, पहले नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारकर, उसके बाद सुमित जी हैं तैयार। नितिन जी बताएं सर। जी यहाँ पे 17,700 की कॉल ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस अभी 66-67 है। 17,700 कॉल ऑप्शन एट द मनी कॉल ऑप्शन हो गई, जिसका स्टॉप लॉस होगा 40 का और टारगेट हो गए, फर्स्ट टारगेट 95 और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 110 के टारगेट हो। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की राय नितिन जी की तरफ से आती हुई। 17,700 वाला कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। कल परसों की एक्सपायरी का, परसों है, 66 रुपये में अवेलेबल है। 40 का स्टॉप लॉस है, 95 और 110 के टारगेट के लिए बिगुल। आइए आपके लिए अब सुमित जी का और कुणाल जी राकेश जी भी तैयार है पिक ऑफ द डे देने के लिए, थोड़ी देर में उनकी तरफ से भी आएगी। उससे पहले बिगुल सुमित जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। मेटल सेक्टर के अंदर एक एक करके मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 113 रुपए, 113 रुपए 10 पैसे। स्टॉक का नाम है NMDC। NMDC के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है। पिछले 4 दिनों के हाई स्टॉक आज ब्रेक कर रहा है और लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड है। स्टॉक के अंदर वैसे भी पिछले 8-10 दिनों में तेजी देखने को मिली, फिर 3-4 दिनों का साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला और आज वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम हो रहा है, जिसके अंदर 3-4 दिनों के हाई लेवल पे स्टॉक अभी आ चुका है। NMDC यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 110 रुपया स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, खरीदारी करें NMDC 110 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा NMDC का ऊपर में 116 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 118 रुपए का। 2-4 दिन का व्यू लेके खरीदारी करें 116, 118 दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 110 के स्टॉप लॉस से। NMDC इस पर करें खरीदारी। मेटल्स क्लियर फेवरेट अब बन रहे हैं। टाटा स्टील पर थोड़ी देर पहले चार्ट कॉर्नर का पिक आया था और अब NMDC पर सुमित जी का कॉल आ रहा है। आइए देखते हैं कल के लिए क्या करनी है आपको तैयारी, क्योंकि राकेश जी कुणाल जी की कल की पिक ऑफ द डे आज ही तैयार है बिगुल उनके लिए। बताएं सर। दिवांशु, हमारा पिक ऑफ द डे है भारत डायनेमिक्स BDL। इसमें खरीदारी की राय है। टेक्निकली अगर हम देखें तो स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद साइडवेज हुआ 3-4 दिन और अब ये दोबारा से अनचार्टेड टेरिटरी, खुले नीले आकाश, ब्लू स्काई जोन में जाने की तैयारी कर रहा है। तो इन स्तरों पर BDL में खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, BDL के अगर चार्ट को देखें तो लगभग अक्टूबर के बाद से स्टॉक 1000 के लेवल को पार नहीं कर पाया और उन स्तरों के आसपास ही कंजेशन में ये फंसा हुआ है। लेकिन अब पूरी संभावना चार्ट पर बन रही है कि इस बार 1000 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करेगा। तो 1000 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो बिल्कुल बाय करके चलना है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने हैं 982 रुपए पर, 982 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट इस स्टॉक के लिए होगा 1025 का, इवेंचुअल टारगेट 1075 का। खरीदारी की राय है BDL। भारत डायनामिक्स लिमिटेड कैश मार्केट का ये स्टॉक है, खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से कल के लिए पिक ऑफ द डे। आइए, ऑयल एंड गैस सेक्टर एक्शन में है और इसका प्रदर्शन चौथी तिमाही में कैसे रहेगा, यानी कि ये जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर खत्म हुआ है जिसके नतीजे आने की तैयारी में है, एक बार जरा जान ले आप रुझान कैसा है। तैयार है वरुण हमारे साथ बताने के लिए। वरुण जी फरमाइए। तो अनिल जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अपस्ट्रीम कंपनीज में उतना अच्छा प्रदर्शन आपको देखने नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, ऐसा कुछ बड़ा तो इस क्वार्टर में हुआ नहीं, खासकर अगर आप देखेंगे तो एक नॉन इवेंट टाइप क्वार्टर ही था, क्योंकि जो भी अपडेट आए हैं नेचुरल गैस के प्राइसेस को लेके वो इस बार आए हैं, तो आने वाले क्वार्टर में आपको उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, तिमाही दर तिमाही कच्चे तेल के दाम थोड़े गिरे हैं, करीब 7-8% के आसपास की गिरावट वहाँ देखने मिले तो उसका इम्पैक्ट होगा। और स्पॉट LNG के दाम जो है उसमें 45% से ज़्यादा की गिरावट देखने मिले तिमाही दर तिमाही, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। हालांकि सिंगापुर GRMs जो है वहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, $6.3 से बढ़ के $8.2 के आसपास आए हैं। तो इसके चलते काफ़ी हद तक जो कंपनियां हैं उनके GRMs आपको काफ़ी हद तक स्टेबल आते हुए दिखाई देंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करता हूं, क्योंकि इन्होंने अपने प्राइजेस जो है
जस के तस सके थे और कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, उसके चलते इनके जो मार्केटिंग मार्जिन्स है उनमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। अगर इनके मार्केटिंग मार्जिन्स को छोड़ दे या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के प्रदर्शन को छोड़ दे तो बाकी का प्रदर्शन शायद उतना अच्छा ना हो, क्योंकि अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए वैसे भी कच्चे तेल का दाम गिरना अच्छा नहीं होता है। और साथ ही साथ जिस तरह से विंडफॉल गेन टैक्स पिछले क्वार्टर में पूरे तरह से रहा है, उसका इम्पैक्ट भी आपको इन कंपनियों पर देखने मिलेगा। आईओसी और बीपीसीएल थ्रूपुट में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, एचपीसीएल में फ्लैट रहने वाला है। पेटकेम मार्जिन जो है वो अच्छे रहेंगे। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे होंगे, लेकिन याद रखिएगा पिछले क्वार्टर में किसी ने भी एग्रेसिव प्राइस हाइक नहीं ली थी, उसके पहले क्वार्टर्स में ली थी, तो पिछले क्वार्टर में प्राइस हाइक ज़्यादा नहीं हुई है, तो शायद थोड़ा बहुत मार्जिन जो है वो ढीला रह सकता है इन कंपनियों का। पेट्रोनेट एलएनजी अगर यहाँ देखेंगे तो यूटिलाइजेशन रेट जो है उसमें सुधार आपको देखने मिलेगा। स्पॉट एलएनजी के रेट गिरे तो गेल का प्रदर्शन जो है वो थोड़ा बहुत अच्छा रह सकता है। और तमाम रिपोर्ट्स में जो पढ़ रहा था सबके सब एक चीज़ हाईलाइट कर रहे थे कि दिग्गज रिलायंस, इसका प्रदर्शन जो है वो इस बार थोड़ा ढीला रहने वाला है, तो नजर रखेगा उस पर। कुछ ज़्यादा खास नहीं एक्सपेक्ट करना है, कुछ ज़्यादा खास नहीं। अगर कहीं करना है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे नजर रखेगा, हो सकता है वहाँ आपको थोड़ा सुधार देखने मिले, उसके अलावा नथिंग ग्रेट। वो भी बीच में थोड़ा सुधरे थे, उसके बाद तो वापस वो मोमेंटम भी। तो इनके रिजल्ट बनाना काफी मुश्किल है, कब कितना लॉस पेश कर देना भरोसा नहीं है इनका, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इनके रिजल्ट का अनुमान आप जब भी बनाते हैं और बहुत अगर दूर दूर तक गलत भी पड़ता है तो आपको कोई कुछ कहता भी नहीं है। हाँ अनिल जी, अब मतलब रिपोर्ट भी जब मैं देखता हूँ ना, इनके लिए तो मैं मतलब बाकियों के लिए अगर आप देखो तो 5-6 रिपोर्ट आप ले लो और उनका एवरेजिंग कर लो, कंसेंसस कर लो तो ठीक है। इनके तो 10 रिपोर्ट भी देखो ना फिर भी कंफ्यूज ही रहते हैं कि बनाए क्या आखिरी तक। मैनेजमेंट को भी नहीं पता होता है जब तक रिजल्ट बने ना तब तक कैसे बनेंगे हमारे, वैसा हाल है। राइट। चलिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर पर एक बार जरा राय ली जाए चोपड़ा साहब से भी। चोपड़ा साहब, आपका व्यू बताएं सर। सर देखिए, मुझे अच्छे से याद है कुछ साल पहले जब डिकंट्रोल किया गया था डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस को, तो ये कंपनीज बहुत अच्छा चलती थी। उसके बाद सरकार ने पिछले से पिछले दिवाली पे एक रेट कट किया था। उसके बाद से आई थिंक लगभग सवा साल से बिल्कुल पेट्रोल डीजल के भाव सेम ही हैं। नो डाउट, अब मुझे ये नहीं एग्जैक्टली पता कि सरकार कितना डिविडेंड्स ले जाती हैं और ये डिविडेंड कितने री इन्वेस्ट होते हैं कंपनीज में। तो जैसे आपने कहा कि मैनेजमेंट को भी नहीं पता होता कि खास करके जो OMCs की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इनके एक्सपेंस बुक बहुत बड़ी होती है, तो कितना पैसा इनका री इन्वेस्ट होता है कंपनी की ग्रोथ में और इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प में, तो बहुत मुश्किल होता है। इसमें मैंने पहले भी आई थिंक आपके चैनल पे एक कंपनी है चेन्नई पेट्रो, जिसके अंदर IOC का भी होल्डिंग है और गवर्नमेंट ऑफ ईरान का भी होल्डिंग है। मुझे चेन्नई पेट्रो अच्छा लगता है, लगभग 1 की प्राइस टू अर्निंग पे अवेलेबल है और मुझे लगता है बहुत ही सस्ता स्टॉक है। कोई लंबी अवधि वाले जो निवेशक हैं वो इसको लेके रखें। मैं बिल्कुल भी चकित नहीं हूँगा अगर ये यहाँ से डबल भी हो जाता है, तो चेन्नई पेट्रो जैसा स्टॉक आप लेके रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस का जो दिग्गज है रिलायंस, वो कहीं ना कहीं एक लेगार्ड है। पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कहीं पे भी कुछ खास रिलायंस ने किया नहीं है और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि इतनी पॉजिटिव न्यूज़, इतना अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी रिलायंस में क्यों तेज़ी नहीं बन पाई है। तो लगभग पिछले 1-1.25 साल 1.5 साल का आप चार्ट देखेंगे तो या तो स्टेबल है या नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। तो अगेन बहुत मुश्किल है ऑयल एंड गैस में क्यों इतना अंडर परफॉर्मेंस है ये बता पाना। हालांकि क्रूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं अपने हाइज से, मगर फिर भी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सेक्टर परफॉर्म करे। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे हम ITC की बात कर रहे थे तो वैसे ही BPCL HPCL की भी बात है कि बहुत साल तक कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं स्टॉक्स और फिर सडनली अपना आउट परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सबसे पहले रिलायंस चले, मगर इस क्षेत्र में अगर कोई मेरी पसंदीदा कंपनी है वो चेन्नई पेट्रो है। ओके, तो रिलायंस पर रखिए नजर, बट पसंदीदा कंपनी चोपड़ा साहब की तरफ से है चेन्नई पेट्रो, जहां पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है। चलिए, ये है आपके लिए ऑयल एंड गैस और क्या आपको करना है एक्सपेक्ट इस स्पेस से भी। सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनका ट्रेडिंग कॉल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 154 रुपए 50 पैसे, 154 रुपए 60 पैसे। स्टॉक का नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। IEX के अंदर मोमेंटम बन रहा है। IEX पिछले 7 दिनों से
एक अच्छी खासी मंदी के बाद एक तेजी का शुरुआत किया है और लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड आईएक्स में देखने को मिला है और अब ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा जंप लगाने को तैयार है। स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर में जैसे ही 155 के लेवल निकलेंगे 155 और 155 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो आईएक्स के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ बनेगा, क्योंकि आईएक्स ये लेवल करीब करीब साल भर के बाद टेस्ट कर रहा है, तो एक अच्छे खासे फॉल के बाद रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं। आईएक्स में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ऊपर में 160 रुपए से लेके 162 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने खरीदारी करी है वो लोग होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। नीचे के अंदर 150 के नीचे का सपोर्ट है तो 150 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। 160, 162 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। ये टारगेट अचीव हो गए तो उसके बाद ये रैली एक्सटेंड होगी और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। फिलहाल 160, 162 के लिए खरीदारी करें आईएक्स। तो ये है आपके लिए IEX। यहाँ पर आपको बड़ा मूव आते हुए दिख रहा है, बढ़िया रिवाइवल रहा है। 130 के आसपास हुआ करता था स्टॉक, वहां से बढ़िया रिकवरी आई है। एक बार चोपड़ा साहब से IEX पर भी राय लीजिए। चोपड़ा साहब, ट्रैक करते हैं IEX, भारी पिटाई हुई थी, उस तरह की मोनोपोली अब एंजॉय नहीं करता जितना शायद पहले भी था, बट जो भारी पिटाई के बाद अब एक बड़ा रिबाउंड ये दिखा रहा है, कैसे देखना है? और दूसरा, जो रेगुलेटरी कैप को लेकर भी इश्यूज थे, वहां पर भी सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया, उसके बाद स्टॉक में थोड़ी और राहत भी आई है। कोई व्यू IEX पर सर? बिल्कुल, जिस तरीके से इसने स्ट्रेंथ दिखाई है, लगभग 125 के स्तर पे ये गिर गया था और अगर हम बात करें तो 250 के स्तर से गिरता आ रहा था, लगभग इसका 52 वीक हाई लगभग 250 रुपए का है। मुझे लगता है कि जो ये चैनल ब्रेक कर रहा है, अगर ये 155 के ऊपर ट्रेड करना शुरू होगा तो फिर अगला जो इसका टारगेट है वो 175 देखने को मिलेगा और 175 को अगर क्रॉस करता है और उसमें कोई पिकअप नहीं आया तो मुझे लगता है 200 के ऊपर भी जा सकता है। तो IEX डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, फंडामेंटली भी अच्छा है और अब रेगुलेटरी हर्डल्स भी इसकी हट गई हैं, तो आई थिंक अच्छा बाय है, पर थोड़ा सा ये समय लेगा। थोड़ा सा समय लेगा, बट IEX अभी भी अगर आप चाहें तो अच्छा बाय बनकर निकल आ रहा है। जबरदस्त मोमेंटम है, 3% ऊपर डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। आइए, वागले साहब की तरफ से कॉल है तैयार, बिल्कुल वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, BTST करना है TVS मोटर्स में 11112728 के आसपास का भाव है, एक 1118 10 रुपए की रिस्क होगी। मुझे लगता है 1150 तक के लेवल्स आपको कल के दिन में दिखा सकता है। एक 25 रुपए का मुंह मिलना चाहिए। 1150 1155 ये मेरा कल का टारगेट होगा। 10 रुपए की रिस्क, लगभग एक 25 रुपए का टारगेट, ये है BTST। बिल्कुल, तो TVS मोटर्स पर रखनी भी है आपको नजर। मोमेंटम में आ रहे हैं, अभी बजाज ऑटो की बात हो रही थी और अब TVS मोटर्स पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। मूव एक और सेक्टर में कल आती हुई दिख रही थी, आज थोड़ी मुनाफा वसूली है और वो है आपके लिए पूरा का पूरा रियल एस्टेट पैक। आज थोड़ी सुस्ती बनी हुई है, बट नंबर्स कैसे रहेंगे? अपडेट्स तो हमने दमदार देखे हैं। रिकॉर्ड बिक्री गोदरेज प्रॉपर्टीज की रही है, रिकॉर्ड बिक्री शोभा की रही है, दमदार अपडेट्स मैक्रोटेक की तरफ से आए थे, DLF पर हमारी नजर है, ओबरॉय रियल्टी अच्छा कर रहा है। तो ओवरऑल सेक्टर के नतीजे कैसे रहने वाले हैं, आइए एक बार ये भी जान लेते हैं अरमान के साथ। अरमान, बताइए, आज तो मुनाफा वसूली है स्पेस में, बट नंबर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल, अगर आप नंबर्स की बात करें तो नंबर्स कंपैरेटिवली अच्छे, काफ़ी बढ़िया रहने वाले हैं। अगर आप एग्रीगेट सेल्स देखें या वॉल्यूम देखें, वहाँ पर दोनों जगह वाई आपको बढ़िया बढ़ोतरी दिखेगी, लगभग 38% की, और लगभग आपको वॉल्यूम के हिसाब से भी लगभग 19%, 18.5% के आसपास की बढ़िया बढ़ोतरी दिखेगी। ओवरऑल रियलाइजेशन, हालांकि अगर आप देखें रियलाइजेशन में कंपैरेटिवली लगभग फ्लैट रहने का अनुमान है, और उसी के साथ साथ अगर आप देखें जो रेट्स दरें बड़ी हैं उसके बावजूद भी जो डिमांड है वो अच्छी है। तो Q4 की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें, जो अफोर्डेबल हाउसिंग में है वहां पर वो जो कंपनियां हैं वहां पर आपको थोड़ा बहुत दिक्कतें दिख सकती है, पर जैसे आपको प्रीमियम रियल एस्टेट की हुए हैं जिसमें DLF हो गया, मैक्रोटेक डेवलपर्स हो गया, गोदरेज हो गया, ओबरॉय रियल्टी हो गया, इनके जो है डिमांड जो है काफ़ी बढ़िया थी, इसलिए जो गाइडेंस है उससे भी जो बढ़िया है इनके नतीजे, गाइडेंस से भी बेहतर नतीजे आ सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो मॉल सेगमेंट्स है, जिसमें आप बात करें कि अगर जो ग्रेड A कैटेगरी के मॉल्स हैं जिसमें DLF हो गया, फिनिक्स मिल्स हो गया, ओबरॉय रियल्टी हो गया, इनका जो रिटेल कारोबार है वो भी अनुमान से हो सकता है कंपैरेटिवली बढ़िया नतीजे यहाँ पर भी आते हुए दिखें तो कंपनी के। और हालांकि पर ज़्यादातर जो भी आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो एक चीज़ क्लियर है कि ये जो आउटलुक है Q4 के लिए, तो Q4 के लिए जो अपडेट बता रहे हैं वो तो काफ़ी अच्छा है, पर सब ये चीज़ भी बोल रहे हैं कि आपको अर्निंग्स कॉल में और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनियों की जो प्री सेल्स है और आगे का जो आउटलुक दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं लॉन्च पाइपलाइंस का, वहां पर आपको खास फोकस रखना होगा। गाइडेंस जो है लॉन्च पाइपलाइन की, वहां पर खास फोकस रखना है। और क्या?
और Q4 में कंपैरेटिवली सब यही बोल रहे हैं कि नतीजे काफी बढ़िया आएंगे, क्योंकि आपके जो लग्जरी डिमांड में वो काफी बढ़िया हुई है। पर बस यही है कि क्या ये Q4 को आगे रेप्लिकेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो उस पर खास फोकस रखना होगा। ओके, चोपड़ा साहब, परफॉर्मेंस तो दमदार आने वाली है, सवाल यही है कि क्या आगे भी ये परफॉर्मेंस बनी रहेगी इस स्पेस के लिए, आपकी क्या राय है? दीप, 2 पॉइंट्स मैं कहना चाहता हूँ। जो लग्जरी सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये बात तो सत्य है कि ईयर ऑन ईयर द रिच आर गेटिंग रिचर। तो लग्जरी सेगमेंट में तो कोई कमी आती नहीं है, चाहे वो गाड़ियाँ हों, चाहे वो लग्जरी रियल एस्टेट हो। तो DLF जैसी कंपनी या ओबरॉय रियलिटी जैसी कंपनी जो प्राइमरली एक लग्जरी सेक्टर में काम करती हैं, प्रेस्टीज जैसी कंपनी, तो उनके लिए मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाल फिलहाल में DLF ने एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो हाथों हाथ बिक गया था 2 दिन के अंदर। तो निश्चित रूप से लग्जरी सेगमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स का थम जाना ये बहुत अच्छी खबर है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, क्योंकि मोस्टली अगर आप मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को देखें तो वो बिना लोन के प्रॉपर्टीज नहीं खरीदते हैं। तो ये बहुत अच्छा खबर है और मुझे लगता है कि एक रिवाइवल दे सकता है पूरे के पूरे रियल एस्टेट क्षेत्र को। तो मेरा ये मानना है कि अगर आने वाली क्रेडिट पॉलिसीज में इंटरेस्ट रेट्स घटाए जाते हैं तो यहाँ से रियल एस्टेट बिल्कुल री-रेट हो जाएगा। अभी तो आपने थोड़ी सी तेजी देखी है 1-2 दिन की, मगर अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होने शुरू हुए तो रियल एस्टेट बिल्कुल री-रेट हो जाएगा। DLF मैं चकित नहीं होऊंगा अगर 800-900 के भाव पे भी दिखे, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर में एक रिवाइवल देखने को मिलेगा और इंटरेस्ट रेट्स के घटने से भी फायदा होगा। प्लस मुझे लगता है जो लग्जरी सेगमेंट है उसमें कहीं स्लो डाउन तो देखने को नहीं मिला, इन्वेंट्रीज बहुत कम हैं और रेगुलर सेल्स हो रही हैं। तो ओवरऑल मैं बुलिश हूँ रियल एस्टेट सेक्टर पे अब पोस्ट दी क्रेडिट पॉलिसी, और अगर यहाँ से घटने शुरू हो जाएंगे तो वी वुड बी स्पेसिफिकली गिविंग ग्रेट बाइंग कॉल्स इन दिस सेक्टर। मगर अभी भी मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्रेस्टीज, सोबा जैसी कंपनीज, ब्रिगेड जैसी कंपनीज खरीदी जा सकती हैं और DLF में तो ऑलरेडी तेज़ी हो गई। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छा लगता है, इसके अंदर खरीदारी की जा सकती है, तो कुछ निबलिंग शुरू करी जा सकती है। तो ये है आपके लिए कुछ रियल एस्टेट काउंटर्स जहां पर रखनी है नज़र। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर रखिएगा नज़र। ज़बरदस्त मूव आई है इस पर, जो अपडेट आया था दमदार था और 10% दौड़ा भी था ये अपने अपडेट के बाद। अब थोड़ा कंसोलिडेशन में दिख रहा है, देखते हैं कैसे मूव आएगी। थोड़ी देर में जय भी हमारे साथ जुड़ने को तैयार है और जय आपको देने वाले हैं कैश का ऑप्शन भी। आइए बैन से बेनिफिट तब तक जान लेते हैं। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल, अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है सीरीज को, आ गया बैन में? हाँ, आई मीन कल तक तो नहीं था, बट इस बार ही डेल्टा कॉप ये लग रहा है कि ये आ जाएगा बैन में। अच्छा, आज ही तो रिजल्ट है, आज नंबर्स है, तो नंबर्स के पहले ही बैन में आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि 110% इसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट हो गई है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये तो आ ही जाएगा बैन में। अब यही देखना है कि ये कितने दिन तक बैन में रहता है, कब बाहर आता है। डेल्टा कॉप ये तो नतीजों से पहले ही बैन में आने की तैयारी में। ओके, इस पर रखते हैं नजर। सुमित जी, एक बार जरा डेल्टा कॉप पर नजर भी डालें। रिसेंटली एक अच्छा मूव आया था, बट नतीजों से पहले अब वापस थोड़ा दबाव में आ गया है और नतीजे भी हैं। क्या करना है अगर पोजीशन है तो? एक बार बुक करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बैन में आने के बाद स्टॉक जनरली साइडवेज हो जाता है। 195-200 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस बनेगा। ये लेवल टूटने के बाद और तेजी बनेगी। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट है वो 184-185 के पास है। ये लेवल अगर टूट गए तो वीकनेस आएगा। तो फिलहाल बेटर रहेगा पोजीशंस एग्जिट करें। फ्रेश खरीदारी अब बैन में निकलने के बाद ही बनेगा इसके अंदर। जब तक ये बैन में रहेगा तब तक हो सकता है साइडवेज चले और कोई खास मूव देखने को ना मिले। ओके, तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉपर राय। 3% नीचे नतीजों से ठीक पहले थोड़ा नर्वस है। रिजल्ट के पहले नर्वस होते ही आदमी नर्वस हो सकता है, तो शेयर क्यों नहीं, है ना, कंपनियां क्यों नहीं, राइट? खुशी कभी हुए ऐसे नर्वस रिजल्ट आने के पहले आप? हाँ सर, आई मीन ये तो काफी नेचुरल है, आई थिंक। हाँ, अच्छा, आप नर्वस हुए? क्या बात है। अरे आजकल भी अप्रेजल के पहले होते हैं नर्वस? नहीं, मैं तो होता हूँ, उससे पूछ, मैं रिजल्ट के पहले कभी नहीं हुआ, अप्रेजल के वक्त मैं बड़ा नर्वस होता हूँ। पूरे साल रहते हैं देने के लिए। गुड पॉइंट। पहले लेने और फिर देने। देखो, मार्च अप्रैल में ये बातें नहीं करेंगे, जब तक नहीं होगा तब तो कब करेंगे? यही वक्त है।
और बाकी सैलरीड क्लास लोगों के पास बात करने को होता ही क्या है। चलिए आइए, तो ये है आपके लिए बैंड में जाने की तैयारी आपके लिए आती हुई डेल्टा कॉप की तरफ से। आइए, कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार है जय ठक्कर। जय, स्वागत है आपका। बताएं कौन सा ऑप्शन चूज किया है आज? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू दीप। अनिल जी, खरीदना है 41,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का। 207 रुपये पर अभी ये ट्रेड कर रहा है 207 पर। इसको खरीदने की मेरी सलाह है अनिल जी। एंड इसमें आपको स्टॉप लॉस जो नीचे की तरफ रखना होगा, दैट कैन बी प्लेस्ड एट 75। सो 75 पर आप स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट अनिल जी इसके जो पहले निकल कर आ रहे हैं वो है 365 के 365 एंड सेकेंड टारगेट इज 440। सो 440 का सेकेंड टारगेट निकल कर आ रहा है। 41,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का खरीदना है। बहुत ही अच्छे डेटा अनिल जी बैंक निफ्टी के आज बनकर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा एडिशंस लोअर साइड पर हमें पुट ऑप्शंस में होते हुए देखने मिला है। एक छोटा सा हर्डल है 41,500, आई मीन वो टारगेट ही है। सो 41,500 अगर अनिल जी अचीव हो जाता है तो उसके बाद सीधा हमें 41,700 देखने मिलेगा। एंड अबाउ 41,700, 42,000 ये सारे लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्सपायरी में ऊपर के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग डेटा अभी जो हिसाब से बन रहे हैं, तो मुझे सर डेफिनेटली लग रहा है कि बैंक निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छा है। मॉर्निंग में जी हमें निफ्टी में 75 पर दिया था कॉल ऑप्शन 17,700 को, 75 वाला 95 हो गया और आज भी देखो तो भी फिर से वही लेवल्स पर है। तो जिनको खरीदना है अभी भी खरीद सकता है वो। और बजाज ऑटो में भी एक अनिल जी अच्छा मूव देखने मिला। सो ओवरऑल मार्केट में तेजी है। ओवरऑल मार्केट में तेजी। जय, आप 2:30 बजे क्या कर रहे थे आज 2:35 2:40 पर अंदाज से? अनिल जी मैं तो मार्केट ही वॉच कर रहा था अनिल जी। क्यों? और मार्केट के अलावा क्या वॉच कर रहे थे? मार्केट के अलावा और कुछ नहीं अनिल जी। हैं? बिजनेस नहीं देख रहे थे? एक आदमी बिठाना पड़ेगा। चालू ही रहता है वो तो, यहाँ पे भी अभी भी चालू है अनिल जी। हाँ, तो हमने 2:30 बजे, वो तो बाय डिफॉल्ट है अनिल जी, मतलब मार्केट के साथ सही बिजनेस। हाँ, तो मैंने 2:38 पर ही डेटा पढ़ते हुए मैंने कह दिया था कि जय ठक्कर की तरफ से बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन आएगा। मैंने कहा जब जय डेटा देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बैंक निफ्टी के डेटा कितने मजबूत बने हुए हैं। 41,300 के ऊपर जो बनी हुई पोजीशन, वहाँ पर देखिए मेरी बात का समर्थन करने के लिए शायद हिमांशु जी तैयार है, लगता है ऐसा। हिमांशु जी कुछ कहना चाहते हैं? अनिल जी देखिए, आपसे मोटिवेट होकर डेटा दिन भर देखते रहते हैं और दीप के साथ 12:45 पर ही ये डेटा डिस्कस कर लिया था और 41,400 की बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन दी थी 110 रुपए के आसपास में, आज दोपहर में दी थी। यस, ओह लवली, क्या बात है, वेरी नाइस। तो बिल्कुल एक्चुअली हम अनिल जी बहुत अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही थी और लग रहा था कि आज बैंक निफ्टी हाई की तरफ बंद हो सकती है। वंडरफुल। तो हम जय वही बात कर रहे थे कि डे हाई की तरफ बंद होने को तैयार हो रहा है बैंक निफ्टी, और जय जब आएंगे तो डेटा देखकर बताएंगे भी कि कितने मजबूत डेटा बने। तो वही आपको दिख भी रहा है। 41,300 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का खरीदने की राय जय की तरफ से आती हुई। निफ्टी भी 17,700 के ऊपर बंद हो रहा है दीप, और इसका तो कहना ही क्या, मूव तो शानदार है। ले ले फाइनल स्ट्रैटेजी भी सर, तैयार है? आइए लेते हैं अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी। तो बाजार की बात चली रही है सर, तो डेज हाई पर है 525 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी, 100 पॉइंट निफ्टी, 50 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स। यूरोप के बाजार भी ठीक है, तो सारे बाजार अच्छे मूड में दिख रहे हैं। हमारे बाजार ऑफ कोर्स क्लियर आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आज। क्या हाई के आसपास बंद होने की हमारी जो इच्छा थी, जो रीडिंग थी 2:30 बजे, वही हो रहा है। डीप मोमेंटम बरकरार है। एक ही चीज जो कहना चाहता हूँ कि 41,500 41,700 जो अगली रुकावट की रेंज है, क्योंकि 41,000 41,200 हमारा पहला टारगेट था, 41,500 41,700 दूसरा टारगेट, उसके नजदीक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो कल अगर एक बड़े गैप से निफ्टी खुलेगा, बैंक निफ्टी खुलेगा 41,600 700 के आसपास, तो वहां प्रॉफिट बुक करेंगे, इंतजार करेंगे डिप का। फिलहाल आपकी तेजी की पोजीशन है, होल्ड करिए। 41,000 या 41,200 जितनी आपको रिस्क लेनी है उस हिसाब से एक आप पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। ठीक है। निफ्टी 17,700 के ऊपर बंद हो रहा है, लेकिन जो निफ्टी का रुकावट वाला जो प्लान है ना, वो यहीं पर है 17,750 17,800। सो निफ्टी में मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि बिना स्टॉप लॉस या बिना हेजिंग के न जाएं, राइट।
क्योंकि 17,750 की आपको बेस्ट क्लोजिंग मिली थी और 17,800 के आसपास आपको बढ़िया ऊपर का लेवल मिला था मार्च के महीने का, हाँ, तो वहाँ पर आप फिर से पहुँच गए दीप। तो एक्चुअली आप थोड़े से रिस्की जोन के आसपास हैं। 6 मार्च का हाई आपका 17,800 का है 799, और 8 मार्च का क्लोजिंग हाई है 17,754 का। बिल्कुल 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट वहीं पर बंद हो। तो आप रिस्की जगह पर बंद हो रहे हैं, इसलिए आप हेजिंग जरूर रखें। फ्रेश पोजीशन लॉन्ग आज निफ्टी में न बनाएं, कल देखेंगे। अच्छा, आज 7वां दिन है निफ्टी का, 7वां दिन है दिसंबर 2022 के बाद अब जाकर लगातार 7 दिन निफ्टी 4 महीने लगा दिए इन्होंने। करेक्ट सर। नवंबर एंड से दिसंबर की शुरुआत में 7 दिन बंद हुआ था, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 पूरे महीने रही, अप्रैल, तो 4 महीने के बाद लगातार 7 दिन निफ्टी दौड़ा है। बैंक निफ्टी कल का छोड़ दे तो 8 में से 7 दिन निफ्टी भी बढ़ा है। तो निफ्टी जहां बंद हो रहा है, मैं एक दिन इंतजार करना चाहूंगा कि 17,750 या 17,800 के ऊपर बंद हो जाए, तो फ्रेश तेजी नहीं करेंगे, ये उसको हेज करके जाएंगे 17,600 के पुट के साथ में। शॉर्ट तो वैसे कायदे से आपको होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप रहना चाहें तो 17,800 का कॉल ऑप्शन आप खरीद कर अपनी हेजिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 41,375 डे हाई के आसपास बंद हो रहा है। 41,000 या 41,200 का पुट ऑप्शन लेकर आप अपने आप को हेज रखें। शॉर्ट है तो 41,500 का कॉल ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज कर सकते हैं। रुझान तेजी की तरफ है, फ्रेश लॉन्ग नहीं बनाएंगे, फ्रेश कल सुबह के लिए। कल सुबह के लिए रोज मौका दे रहा ना, आज भी दिया ना, आज भी दिया। करेक्ट सर। दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आपको देखो ना, अगर आप सुबह सुबह शुरुआत के 5 मिनट में लें या 15 मिनट में ले, आखिर के 15 मिनट में बेचे, तो आपको पूरा मिल रहा है गेन। यस सर। पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पे बन रही है, तो फिर क्या दिक्कत है, मौका दे रहा है मार्केट। समझ गया, ठीक है। ये है अनिल जी की तरफ से उनकी स्ट्रैटेजी, इस समय नजर रखिए इस पर। आइए सुमित जी की तरफ से बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है 160 रुपए 25 पैसा अभी स्टॉक का भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है स्टरलाइट टेक, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, जिसका सिंबल है स्टरलाइट टेक। ये स्टॉक के अंदर बाय का मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक पिछले 4-5 दिनों से रोज तेजी दिखा रहा है और अब ये आज के डे हाई पे आ चुका है, रिसेंट के हाई ब्रेक कर चुका है। मेरे को लग रहा है कि स्टरलाइट टेक के अंदर यहाँ से 8 से 10 रुपए का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। जिन्होंने खरीदारी किया है वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें। 156 रुपया, 157 रुपया ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 156 का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं स्टरलाइट टेक के अंदर, 166 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 170 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। 156 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 166 और 170 के टारगेट्स के लिए। ओके, ये है स्टरलाइट टेक, एक कैश कॉल आपके लिए आ रहा है सुमित जी की तरफ से। जय के पास चलते हैं और लेते हैं जय का जैकपॉट। बताया जाए। दीप, ऑटो में ज़बरदस्त तेजी है, एंड स्पेशली 2 व्हीलर्स में। आई मीन बजाज ऑटो तो दिया था, उसके तो फर्स्ट टारगेट हासिल हो चुके हैं, एंड अब दीप खरीदना है इन द मनी कॉल ऑप्शन 1120 के स्ट्राइक का टीवीएस मोटर्स का, जो अभी करीब 31 रुपीज़ के रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो 30 से 31 के रेंज में आप खरीदे टीवीएस मोटर्स का 1120 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। दीप, यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस नीचे में लगाना होगा, दैट वुड बी एट 23.5, 23 रुपये 50 पैसे के एक स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट दीप इसके पहले निकल कर आ रहा है 44, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 52। सो 44 एंड 52 ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीदें 1120 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन टीवीएस मोटर्स का। एक बड़े कंसोलिडेशन में से आज सुबह हमने देखा कि बजाज ऑटो ने एक ब्रेकआउट दिया। सिमिलरली मुझे ऐसा लग रहा है कि टीवीएस मोटर्स भी एक बड़े कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट दे रहा है। एंड दीप, अगर ये स्टॉक हाई लेवल्स पे 1135 1140 के ऊपर जैसे निकलेगा, सो ये लाइफ टाइम हाई फिर से क्रिएट करेगा अबाउट द लेवल्स ऑफ 1175। सो वी कैन सी देयर आफ्टर 1180 1200 लेवल्स एज वेल। तो इन द मनी कॉल ऑप्शन में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखने मिल सकता है। जो मैंने टारगेट्स दिए शायद वो कंजर्वेटिव लगे बाद में। तो ये टारगेट अभी जो दिए वो कंजर्वेटिव लग सकते हैं, बाद में इतना कन्विक्शन है जय का। थोड़ी देर पहले वागले साहब की तरफ से भी कॉल आया था 1150 1155 के लेवल्स वागले साहब बात कर रहे थे। तो फ्यूचर्स में चाहें तो वहां ट्रेड कर लीजिए, ऑप्शंस के जरिए चाहें तो ये भी ट्रेड कर सकते हैं, बट टीवीएस मोटर्स पर भरोसा बना हुआ है। पूरे ऑटो स्पेस पर ही हम देख रहे हैं
हाई कन्विक्शन हमारे एक्सपर्ट्स का बना है। देखते हैं कैसा मूव यहां पर आएगा। आइए क्लोजिंग से पहले कुछ स्टॉक्स पर एक क्विक व्यू ले लिया जाए। एबट इंडिया हालांकि इतना ट्रेडर्स के रेडार पर रहता नहीं है। आज सुबह कुछ नेगेटिव ब्रोकरेज कमेंट्री से हमने देखा था स्टॉक पर बड़ा प्रेशर बना था, बट उसके बाद ये वापस आपको एक्शन में आते हुए दिखा है। इसको अपने रेडार पर रखिएगा। एस्ट्रल पर 2.5% का स्पाइक आपको आज दिखा है, यहां पर अच्छी मूव आई है, इसको भी अपने रेडार पर रखिए। मेटल्स में आज बढ़िया एक्शन आया है, उसमें JSPL ये काफी एक्टिव रहा है 0.25% ऊपर, और JSW स्टील यहां पर तो आपने 3.5% की मूव देखी है। तो इन कुछ काउंटर्स में भी आपको बड़ा एक्शन बनते हुए दिखा है। मेटल्स एज अ बास्केट अच्छी परफॉर्मेंस यहां से आपको दिखी है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया एक्शन रहा है, 1 महीने की ऊंचाई पर है बाजार, इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर आप क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। 17,700 के ऊपर निफ्टी के क्लोज होगा, और बैंक निफ्टी पर भी रखिए नजर। 41,375 ऑलमोस्ट 41,400 के आसपास आपको क्लोजिंग मिल रही है। 550 पॉइंट का उछाल, और मोर इंपॉर्टेंटली डेज हाई पर आपको बाजार क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। स्टार आज का है कोटक महिंद्रा बैंक। जो खबर आई है कि पिछली तिमाही में एफआईज की ओवरऑल शेयर होल्डिंग कम हुई है, जिसकी वजह से एमएससीआई की रीबैलेंसिंग में यहां पर थोड़ा एलोकेशन बढ़ सकता है। मई में ये अनाउंस होगा, तो उसके दम पर करीब 5% ऊपर कोटक महिंद्रा बैंक रहा। JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इन तीनों मेटल स्टॉक्स में बढ़िया तेजी थी। बजाज ऑटो सुबह से ही एक्टिव है, डेज हाई पर बंद हो रहा है। मारुति यहां पर कल की थोड़ी सुस्ती आई के बाद आज बढ़िया रिबाउंड था। M&M और साथ ही टाटा मोटर्स, हीरो मोटो यहां पर भी बड़ी खरीदारी आपने देखी है। ITC लाइफ हाई पर 400 से बस 2 रुपए दूर रहा, बट जबरदस्त एक्शन इस काउंटर ने भी आपको दिखाया है। SBI में अच्छी खरीदारी थी, एक्सिस बैंक एक्टिव था, ICICI बैंक में भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। निफ्टी के सिर्फ IT से जुड़े स्टॉक्स में थोड़ी कमजोरी रही, और 1-2 कंजम्पशन और फार्मा स्टॉक्स कमजोर थे। TCS, इन्फी, HCL टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, 5 स्टॉक्स ये कमजोर थे। थोड़ा प्रेशर आपने एशियन पेंट्स पर देखा, हल्की फुल्की गिरावट टाटा कंज्यूमर पे थी। L&T कल लाइफ हाई बनाने के बाद आज ये कंसोलिडेट करते हुए आपको दिख रहा था। वायदा कारोबार जबरदस्त एक्शन यहां पर आया है। नवीन फ्लोरिन पर बढ़िया मूव आई। IEX जहां पर अभी हम बात कर रहे थे, कॉनकॉर बैठक होने वाली है फ्राइडे को विनिवेश को लेकर, वहां पर एक्शन दिख रहा था। बैंक ऑफ बड़ौदा अनिल जी के आज स्टॉक ऑफ द डे में भी था। पहले 2 टारगेट्स आपको जल्दी ही आते हुए दिख गए, और डेज हाई के आसपास ये भी क्लोज हो रहा है। दूसरा टारगेट 172 वहीं पर क्लोज होते हुए दिख रहा है। पॉलीकैब बढ़िया स्पाइक इस काउंटर में दिखा। इंडिया बुल्स हाउसिंग एक्टिव था। इंडिया मार्ट में आपने मूवमेंट देखा। एस्कॉर्ट्स कुबोटा, टाटा केमिकल्स, कैनरा बैंक, इंडिया सीमेंट्स, वेदांता, सिंजीन, चोला इन्वेस्टमेंट, दालमिया भारत, नैल्को, श्री सीमेंट, ये सारे स्टॉक्स एक्टिव रहे। गिरावट MCX करीब 4% नीचे। ABB यहां पर 3.5% की गिरावट थी। बर्जर पेंट्स पर प्रेशर था। डेल्टा कॉप आज शाम को इसके आएंगे नतीजे, और पूरी संभावना है कि कल वायदा कारोबार के बैन में भी आ सकता है। 3% का कट यहां पर आपको दिखाए। ग्रैन्यूल्स, क्रॉम्पटन, यूनाइटेड ब्रूरीज, इंडस टावर्स, वोडाफोन, साथ ही अपोलो टायर्स, एल्केम लैबोरेटरीज, श्रीराम फाइनेंस, लॉरस लैब्स, वर्लपूल और इंटेलेक्ट डिजाइन यहां पर भी आपने कमजोरी बनती हुई देखी है। कैश मार्केट में जोमैटो हमने देखा, यहां पर जेफरीज का 100 रुपए का टारगेट है, इसको अपने रेडार पर रखिएगा। स्टॉक में एक्शन बन रहा है। शिल्पा मेडिकेयर जो एक ड्रग को अप्रूवल मिला है, 12% की तेजी इस पर। ट्राइडेंट दमदार अपडेट्स के दम पर करीब 8% ऊपर। सेठी साहब का मिश्र धातु यहाँ पर KPIT 3-4 दिनों की भारी पिटाई के बाद एक बड़ा रिबाउंड इस पर 4.5% ऊपर। सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी करीब 4.25% का उछाल दिखा है। बट अनिल जी, ऑलमोस्ट सेंचुरी लगाकर निफ्टी क्लोज हो रहा है 17,700 के ऊपर, 550 अंकों के उछाल के साथ बैंक निफ्टी 41,400 के बेहद करीब क्लोजिंग यहाँ पर आ रही है। डेज हाई पर क्लोजिंग हो रही है एज एक्सपेक्टेड। बिल्कुल जो कहा था, मार्केट एकदम परफेक्ट चल रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, अपने 2 बजे भी यही बात कर रहे थे। ऐसे मार्केट बेस्ट है, स्पीड भी ठीक है, बढ़ने की मौका भी दे रहा है, लेवल भी ठीक है, सपोर्ट पे आराम से रुकते हैं, रुकावट के लेवल पे आराम से वहाँ पे भी रुकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब, तो बहुत बढ़िया मार्केट है। एंजॉय करो बिल्कुल। खरीदने में भी आपका पैसा बन सकता है, बेचने में भी बन सकता है, और क्या चाहिए। एग्जैक्टली है ना। और इंडेक्स के अलावा स्टॉक्स में भी बन ही रहा है। ओके, बढ़ते आगे, और अब बात करेंगे हमारे ऑटो शो जिग्निशन की। क्या आप कोई नई कॉम्पैक्ट क्रॉस ओवर SUV लेना चाहते हैं? तो फिर तमाम लेटेस्ट फीचर्स और टेक्नोलॉजी से जो लोडेड हो ऐसी गाड़ी हम बताएंगे आज आपको हमारे शो जिग्निशन में। हम ये भी बताएंगे कि मारुति सुजुकी की नई कार फ्रोंक्स फ्रोंक्स ये कैसी है। और इतना ही नहीं कि जो लोग बड़ी रफ्तार से कार चलाने के शौकीन हैं उनके लिए आ रही है मर्सिडीज की पावरफुल सेडान कार
AMG GT 63 SE, इसकी परफॉर्मेंस देखिएगा। ये ऑटो की कुछ बेहतरीन नए लॉन्चेस और इसके अलावा ऑटो जगत की सारी खबरें देखिएगा हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के साथ शाम 4:26 पर सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। मर्सिडीज की भी नई गाड़ी आ रही है और इधर आपकी मारुति की भी नई गाड़ी आ रही है, फ्रॉक्स। ओके, चलिए बढ़िया है। इसके अलावा बहुत कुछ है शाम के लिए। इस बार गर्मी खूब पड़ेगी। मौसम विभाग ने अप्रैल से जून तक देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान और हीट वेव की भविष्यवाणी की है। परेशानी की बात यह भी है कि इस साल मानसून भी औसत का 96% ही रहेगा। पिछले साल मानसून औसत का 106% रहा था, यानी कि पिछले साल से बारिश काफी कम होगी। ऐसे में दिक्कतें तो बढ़ेंगी, पानी की कमी भी हो सकती है, स्वास्थ्य की समस्याएं भी होगी, इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। आज शाम 6 बजे हम गर्मी पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि इससे निपटने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। हमारा साथ देंगे जाने माने एक्सपर्ट और होंगे महेश पलावत साहब जो कि वीपी है स्काई मेट के, और अमित वात्स्यायन साहब होंगे जो पार्टनर और लीडर है EY इंडिया के, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं जो कि सीनियर फिजिशियन है। इन तीनों से करेंगे मुलाकात। बात मौसम गर्म है, बारिश भी कम है, ये है हमारे आज की विशेष डिस्कशन शाम 6 बजे। और मनी गुरु में अब आपने अपने टैक्स रिजिम का चुनाव अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि नई टैक्स रिजिम अब डिफॉल्ट टैक्स रिजिम मानी जाएगी। यानी कि आपने नई और पुराने में से एक चुना नहीं तो सीधा नया, और इसके हिसाब से आपकी कंपनी आपका TDS काटेगी। कंपनी को निर्देश आ गया भाई, मतलब अगर कोई एम्प्लॉय चूज नहीं करता है पुराना, तो पुराने में तो आपको डायरेक्शन मिलते हैं ना, नए में कुछ नहीं, अंडा कुछ नहीं। तो पुरानी आप सोचे मेरी तो पुरानी चल रही है। बेसिकली सरकार चाहती है इनडायरेक्टली कि नई में आ जाए सब, है ना। तो इसलिए आपने नई चुनी नहीं, पुरानी नहीं चुनी, तो नहीं आपकी ऑटोमेटिक होगी। ये मत सोचना कि मेरी तो पुरानी चल रही मतलब पुरानी है ना, ऐसा नहीं होगा। कंडीशन सप्लाई वाला मामला है इसमें। सो TDS कट जाएगा, फिर आप बोलोगे हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऐसा, हमारा वैसा, हमारा HR डिपार्टमेंट ऐसा वैसा। जल्दी कर लो, हाँ अभी करना है, हाँ जल्दी से कर लीजिए। और इसके बाद भी अगर आपको ये भी कन्फ्यूजन है कि आपके लिए कौन सी रिजिम ठीक है, तो हम आपकी मदद करेंगे और साथ ही बताएंगे कि नौकरी पेशा लोगों को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव करने चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा सकें। मनी गुरु में आज इसी पर होगी विशेष चर्चा, आय से टैक्स कैसे बचाएं। सुनील गर्ग साहब होंगे हमारे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट, और कपिल मित्तल साहब से भी करेंगे मुलाकात इसी मुद्दे पर, आय से टैक्स कैसे बचाएं। आइए अब ये जो खबर है हम सबके बड़े इंटरेस्ट की है। दीप जी आप भी ध्यान दीजिए, मृत्यु जी आप भी ध्यान दीजिए। रात के 8 बजे की हमारी कवर स्टोरी आ रही है और बाकी सुमित जी वगैरह तो ध्यान देंगे ही देंगे। दफ्तरों में जो लोग सिक लीव का यानी कि बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेते हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली। ध्यान दीजिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लेते हैं, ऐसा मत सोचिए। आपके अंडर में अगर कोई लेता है तो आपको पता होना चाहिए, है ना। आपके अंडर में भी है ना, मृत्युंजय है ना आपके अंडर में काफी लोग, दीप आपके अंडर में है, सबको डोंट गेट मी रॉन्ग, ओके। तो जो बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेना चाहते हैं उनकी बढ़ने वाली है मुश्किलें। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बीमारी का बहाना बनाने वालों की पोल उनकी आवाज से ही खोल देगा। अच्छा, वहीं से पता चल जाएगा। देखो तो सही आप, मजा आएगा। आखिर कहाँ हुई इसकी खोज और कैसे AI फर्जी सर्दी जुकाम को, पेट दर्द को, सर दर्द को पकड़ लेगा, आज हम ये बताएंगे कवर स्टोरी में। कैसे लेगा हमारी कवर स्टोरी, जरा एक बार सारे हमारे एक्सपर्ट को भी ले आए। और आज की हमारी स्टोरी है बीमार बताकर गोल, AI खोलेगा पोल। आप सब लोग में जॉब में कौन कौन है, पहले तो हाथ खड़ा करें। एक तो जय है, हिमांशु हैं, सुमित जी हैं, और बाकी जॉब देने वाले में कौन कौन है जिनके अंडर में एम्प्लॉय है। ओके, चोपड़ा साहब है, कुणाल जी भी है। जी सुमित जी, कैसे लगी हमारी ये विशेष रिपोर्ट? अनिल जी बहुत बढ़िया, अच्छा है अनिल जी, पता चल जाएगा, वरना ऐसे पता ही नहीं चलता। आए दिन लोग कोरोना जब से चालू हुआ तब से लोग छुट्टी ही लेते रहते हैं। अच्छा, ओके, चलिए ये तो पसंद आया है। हाँ। तो वैसे कैसे करेंगे, आई डोंट नो, किसी ने मैसेज करके ही बदल दिया। तो शो देखना है ना शाम को। कुणाल जी, क्या आप इस तकनीक का सहारा लेना चाहेंगे अपने सहयोगियों के लिए?
नहीं अनिल जी देखिए, इसका मतलब अनिल जी ये हुआ कि जब कभी असल में कोई बीमार हो तो अनिल जी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस सैंपल रख लें, जो आगे अनिल जी काम आएगा जब कभी बीमार ना हो और आपको छुट्टी लेनी हो। अरे आप तो जॉब देने वाले हो, लेने वाले नहीं हो। आप तो अपने एम्प्लॉइज को रास्ता बता रहे हो एकदम। बिल्कुल। अच्छा जी, जय भी कुछ कहना चाहते? जी जय। अनिल जी, जितना हो सके डॉक्टर्स के साथ दोस्ती बनाइए तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा उनसे। जो लिविंग सर्टिफिकेट है, स्कूल में जो लिविंग सर्टिफिकेट मिलता था जो जरूरी होता है आगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वैसा ये जो बोलते हैं ना बीमारी का सर्टिफिकेट डॉक्टर देंगे अनिल जी, तो वो ये है कि ऊपर माना जाएगा। ये स्मार्ट आदमी है एकदम। बंसल जी, क्या ये इतनी स्मार्टनेस जय की काम आएगी? नहीं अनिल जी, आजकल ये डॉक्टर्स भी अनिल जी बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। मतलब कि आजकल जो कॉलेजेस हैं वहां पर अगर अटेंडेंस ना हो तो सर्टिफिकेट मांगते हैं और सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो इस गलतफहमी में कोई ना रहे। और मेरे मित्र कुणाल जी इस चीज को भूल जाए कि पुरानी आवाज को रिकॉर्ड करके रखेंगे। वो चैट जीपीटी ये भी बताएगा कि आवाज फ्रेश है कि रिकॉर्डेड है। तो गुरु है भैया सबका। तो चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कुछ करने वाला है। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल सर। चलिए, किसी को फायदा किसी को नुकसान, लेकिन रात 8 बजे देखिएगा ऐसी कवर स्टोरी जरूर जिसमें आपका होगा बेहद इंटरेस्ट। तो देखिएगा किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता लगाया जाएगा बिना बात के बीमार लोगों का, जो कि बीमारी का बहाना बनाते हैं। चलिए, विदा लेने का वक्त है। चोपड़ा साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी का भी शुक्रिया और धन्यवाद वागले साहब और जय ठक्कर साहब का भी आज हमारा साथ देने के लिए। 98 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है निफ्टी 17,722 और बैंक निफ्टी ने 531 पॉइंट की लगाई छलांग 41,366। सेंसेक्स बंद हुआ है 311 अंक 60,157 पर। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।